हेलो दोस्तों। तो कैसे हो आप लोग? आशा करता हूँ सब के सब बढ़िया ही होंगे। तो आज हम लोग सुनने जा रहे हैं एपिसोड 66 से 75 तक। तो वीडियो को लाइक जरूर से कर देना। और हाँ, यदि आप लोगों को इस स्टोरी के एक्स्ट्रा एपिसोड चाहिए तो मेरे टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। हैकिंग सैफ सिस्टम। रावी जैसे अपने बच्चों को छोड़कर घर आई, वो सिंधा अपने कमरे में चली गई। उसके मेड को बुलाकर एक कॉफ़ी मंगाई और अपने लैपटॉप लेकर स्टडी रूम की तरफ चली गई। स्टडी रूम में पहुंचने के बाद उस रूम में मेड ने एक कॉफ़ी का मग लेकर रावी के स्टडी रूम के अंदर आई। उसने वो कॉफ़ी कप टेबल पर रखा और रूम से बाहर चली गई। रावी ने एक हाथ से कॉफ़ी मग अपने हाथ लिया और एक सिप पीकर कॉफ़ी मग को साइड में रख दिया। उसने लैपटॉप में ऑनलाइन साइट ओपन किए जिससे बहुत से तरह तरह आईटी कंपनी का नाम थे, जिसमें हैकिंग सैफ सिस्टम डिमांड मार्केट में बहुत ज़्यादा थी। रावी को बचपन से ही हैकिंग सीखने का शौक था, पर उसे अपनी ये स्किल इम्प्रूव करने के लिए कोई सोर्स नहीं मिला था। पर जब वो कनाडा गई तो उसने इस स्किल को आगे बढ़ाने के लिए मौका मिला था। इस स्किल के बारे में उसके अलावा सिर्फ ऑहस को ही पता था। उसने देखा कि लैपटॉप स्क्रीन पर एक ऑनलाइन कंपटीशन हो रहा है, जिसमें एप्लीकेशन प्रोग्राम हैक करके उसमें आ रहे वायरस को मिटाना था, और इसके लिए सिर्फ 1 घंटे का टाइमिंग दिया था। रावी ने उस साइट पर अपनी एक फेक आईडी बनाई और उस कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया। उस कंपटीशन में जीतने वाले 5 लाख का इनाम मिलने वाला था। रावी स्किन पर ध्यान दिया और जैसे कंपटीशन स्टार्ट हुआ, रावी की उंगलियां उस कीबोर्ड पर तेजी से चलने लगी। उसकी कोडिंग स्किल कुछ अलग तरह की थी, पर जितनी भी थी बहुत फास्ट थी। रावी कुछ मिनटों में ही अपना काम खत्म कर दिया। ऑनलाइन पर आए जितने कंपटीटर थे, वो अपने कंप्यूटर स्किन बोर्ड पर आंखें फाड़ते हुए रावी के आईडी को देखने लगे, जो वहां पर पुराने पर प्रमोशनल हैकर थे। वो लोग हक्के बक्के रह गए। इतने कम वक्त में आईडी नहीं, एप्लीकेशन प्रोग्राम में से वायरस कैसे हटा दिया? बहुत सारे हैकर रावी का आईडी को हैक करके ढूंढने की कोशिश करने लगे कि आखिर ये जो नया हैकर है, जिसने थोड़े वक्त में ही वायरस को हटा दिया, क्या ये एक लड़की है या लड़का है? ये जानने के लिए उसके पीछे पड़ गए। और उस हैकर ने इतने कम समय में ये सब कैसे किया, सब सोचते हुए उसकी आईडी को हैक करने लगे। बहुत सारे हैकर ने उसके मेल बॉक्स पर मैसेज छोड़ लगे, पर रावी ने किसी को ज़्यादा भाव ना देते हुए अपना इनाम अपने अकाउंट में जमा करके उसके सारे ट्रांजैक्शन हैक करके उड़ा दिए और अपने आईडी से लॉग आउट कर दिया। उसकी लॉग आउट करते बाद कोई भी उसके आईडी को हैक करके उस तक नहीं पहुंच पाया, क्योंकि उसने अपने पीछे कोई भी सबूत नहीं छोड़ा था। ऐसे ही पूरे एक दिन में उसने अलग अलग साइट पर बहुत सारे काम किए। अपना काम पूरा होते ही उसने अपने पीछे एक भी सबूत ना छोड़कर अपनी आईडी से लॉग आउट कर दिया, जिसके बाद आईटी कंपनी हैकिंग दुनिया की उसके आईडी को लेकर तहका मच गया। सारे हैकर रावी के पीछे हाथ धोकर पड़ गए, पर कोई उसकी आईडी हैक करके उसकी इन्फॉर्मेशन नहीं निकाल पा रहे थे। वहीं कुछ हैकर के रावी के बारे सोशल मीडिया पर बातें करने लगे। कुछ लोग को उसकी स्किल देखकर उन्हें 30 साल पहले जनरल वॉन शक को याद करने लगे, जो एक बहुत बड़ा हैकर था। रावी की तुलना उस जनरल वॉन से तुलना करने लगे, जो हैकिंग की दुनिया में एक बादशाह था। हैकिंग की दुनिया में उसने खुद को ये नाम दिया था, पर आज तक उसे किसी ने नहीं देखा था। कोई नहीं जान पाया था वो एक लड़की था या लड़का था। उसने भी एक दिन में हैकिंग की दुनिया में बूम मचा दी थी, पर कुछ सालों बाद हैकिंग की दुनिया में से उसका नाम मिट गया। आज तक कोई जान नहीं पाया कि वो कहाँ पर गुम हो गया, पर फिर भी बहुत हैकर उसे अपने आइडल मानते थे। यहाँ तक निहिर भी जनरल वॉन को अपना आइडल मानता था। बहुत सारे टीनेजर जो हैकिंग दुनिया से ताल्लुक रखते, उन तक भी रावी की आईडी को लेकर चर्चा होने लगी। दूसरी तरफ शाम के वक्त मालवी ना चाहते हुए भी धानिश ने मंगाया हुआ डिज़ाइनर ड्रेस, जो एक नीम कलर का लॉन्ग गाउन जिसके पैरों के बीचों बीच एक कट लगा हुआ था और बैक गला डीप था, जिसे पहनने के बाद वो बहुत ज़्यादा सेक्सी और हॉट दिख रही थी। ड्रेस में उसकी गोरी स्किन उभर के दिख रही थी। मालवी रेडी होकर धानिश के केबिन में आई। धानिश जो अपने लैपटॉप पर काम कर रहा था, हाई हील्स की आवाज़ सुनकर उसने अपनी नज़रें उठाकर देखे तो सामने उसे मालवी का खूबसूरत चेहरा दिखाई दिया। उसे देखकर धानिश अपने पलके झुकाना भूल गया। उसकी उंगलियां लैपटॉप पर ही रुक गईं। धानिश बहुत प्यार से उसके चेहरे को निहारे जा रहा था। मालवी की फिगर इस ड्रेस में सेक्सी दिखाई दे रही थी, जिसे देखकर धानिश भी उसकी तरफ अट्रैक्ट हो रहा था। तभी टेबल पर रखा हुआ उसका फ़ोन की रिंग होने लगा। फ़ोन की रिंगटोन सुनकर धानिश अपने होश में आ गया। धानिश ने फ़ोन उठाकर बात करने लगा। बात खत्म करके वो अपने जगह खड़ा होकर अपने कोट को हाथ में लेकर मालवी का हाथ पकड़कर उसे केबिन में से बाहर ले जाने लगा। मालवी का तो उस एनिवर्सरी पार्टी में जाने का बिल्कुल मन नहीं था, इसलिए उसने गुस्से से धानिश का हाथ झटक कर आने जाने लगी।
उसका इस तरह से हाथ झटकना धानिश को गुस्सा दिला रहा था। उसने आगे जाकर मालवी का हाथ मजबूती से कस के पकड़ा और उसे गुस्से से घूरने लगा। मिस्टर अग्निहोत्री, अभी हम ऑफिस के बिल्डिंग में हैं, इसलिए बेहतर होगा ऑफिस का कोई स्टाफ हमें इस तरह हाथ पकड़कर ना देख ले, तो मेरा हाथ छोड़ दीजिए। मालवी ने अपने हाथों को धानिश के हाथों से छुड़ाते हुए बोली। धानिश उसे कोई जवाब न देते हुए उसके हाथों को वैसे ही पकड़ते हुए पर्सनल लिफ्ट से निकलकर धानी कॉरपोरेशन के बाहर ले जाने लगा। धानिश ने कॉल करके ड्राइवर को बुलाया। कार आते ही धानिश ने आंखों से मालवी को अंदर बैठने का इशारा किया। मालवी ने गुस्से से उसे देखा और कार के अंदर जाकर बैठ गई। उसके बाद धानिश भी कार के अंदर बैठ गया। ड्राइवर ने गाड़ी स्टार्ट कर दी। कार के अंदर का माहौल शांत था। मालवी धानिश को न देखते हुए विंडो से बाहर देख रही थी। वहीं धानिश की नज़र मालवी पर ही थी। मालवी का उसके साथ बात न करना उसे कहीं न कहीं खल रहा था। फिर उसने कुछ नहीं कहा और एकटक उसे ही देख रहा था। थोड़ी देर उसकी कार एक 5 स्टार्स होटल में रुकी। धानिश कार में से बाहर निकला। मालवी अपने ड्रेस से मटते हुए कार में से उतरी। उसका गाउन हाई हील्स फंसने के कारण मालवी के पैर लड़खड़ाई गए। वो गिरने वाली थी कि धानिश के मजबूत हाथों ने उसे संभाल लिया। दोनों के चेहरे आपस में करीब आ गए, जिस वजह से दोनों एक दूसरे की आंखों में कुछ देर के लिए खो गए। मालवी के दोनों हाथ इस वक्त दानिश के सीने पर थे, वहीं दानिश के दोनों हाथ मालवी के कमर को थामे थे। दानिश की नज़र मालवी के कोमल मुलायम होठों पर जा रही थी। उसका मन कर रहा था इसी वक्त वो मालवी के होठों पर अपने होठ रख उसे किस कर ले। मालवी ने दानिश की आंखों का पीछा किया, जो उसके होठों की तरफ देखे जा रहा था। उसे ऐसे देखने से मालवी आसपास देखकर थोड़ी अनकंफर्टेबल हो गई। वो झट से खड़ी होकर यहाँ वहाँ देखने लगी। दानिश भी अपने कपड़े को सही करते हुए उसकी तरफ देखने लगा। मालवी अपने नजरें उससे चुराने लगी। दोनों होटल के अंदर चले गए, जहां पर एनिवर्सरी पार्टी रखी थी। मालवी और धानिश जैसे अंदर गए, सारे लोगों की नजरें मालवी पर टिक गईं। पार्टी में आए हुए लोग मालवी के खूबसूरत बदन को निहारे जा रहे थे। धानिश ने जैसे सारे लोगों की नजरों को देखा, जो उसकी वाइफ की तरफ देख रहे थे, जिसे देखकर वो अंदर ही अंदर जलती हाथ जल रहा था। उसे अब खुद पर पछतावा हो रहा था कि आखिर उसने मालवी को ऐसी ड्रेस क्यों पहनाई और उसे यहाँ पर क्यों लेकर आया। धानिश को जरा भी पसंद नहीं था कोई मालवी को एक नज़र भी उठाकर देखे या उसके करीब आने की कोशिश भी करे। उसने एक नज़र गुस्से लोगों को देखा और मालवी के कमर को अपनी तरफ खींच लिया। उसके केसे खींचे जाने पर मालवी हैरान है उसे देखने लगी। अपना हाथ हटाओ, सारे लोग हमारी तरफ ही देख रहे हैं। तो देखने दो, आई डोंट केयर। तुम मेरी बीवी हो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। उन्हें जो सोचना है सोचने दो, पर फिलहाल के लिए मैं तुम्हारी बीवी नहीं, तुम्हारी असिस्टेंट बनाई हूं, तो तुम इस बात पर थोड़ा ख्याल रखो और अपना हाथ हटाओ। धानिश गुस्से से चेहरे को घूरा और मजबूती से उसकी कमर पर हाथ डालकर अपनी तरफ खींचने लगा। चुपचाप ऐसी खड़ी रहो मेरे साथ में, और खबरदार तुमने मेरा हाथ हटाने की कोशिश की तो। धानिश उसके कानों के पास जाकर धीमे पर वार्निंग देने के लहजे में कहा। मालवी गुस्से से घूरने लगी। धानिश को उसका गुस्सा देख अंदर ही अंदर खुश होने लगा, क्योंकि गुस्से की वजह उसका खूबसूरत चेहरा और भी ज्यादा अट्रैक्टिव दिखाई दे रहा था। मिस्टर शेख जो अपने गेस्ट्स से बात कर रहे थे, तब उनकी नज़र धानिश पर गई। वो अपने गेस्ट्स को छोड़कर धानिश के पास आने लगे। मिस्टर अग्निहोत्री, थैंक यू फॉर कमिंग। मुझे आपको यहाँ देखकर बहुत अच्छा लगा। आपने अपना कीमती वक्त निकालने के लिए मैं आपका दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। आपने इतनी प्यार से रिक्वेस्ट की थी तो मैं मना भी नहीं कर पाया, और वैसे भी आप हमारे अच्छे क्लाइंट हो, तो भला आपकी बात कैसे टाल सकता था, इसलिए यहाँ पर आ गया। वैसे आपकी वाइफ मिसेस शेख कहाँ है? तभी वहाँ पर एक औरत मेहंदी डिज़ाइनर साड़ी, हाथों पैरों में महंगी ज्वेलरी पहनकर मिस्टर शेख की तरफ आने लगी। उसे देखकर मिस्टर अग्निहोत्री, मीट माई वाइफ मिसेस शेख, मिस्टर शेख ने अपनी वाइफ की तरफ देखकर कहा। धानिश उन दोनों को एनिवर्सरी की बधाई देने लगा। मालवी ने भी उन्हें प्यार से एनिवर्सरी विश किया। मिसेस शेख को मालवी के खूबसूरत चेहरे को देखा और उन्हें एक नज़र में ही मालवी अपने बेटे के लिए पसंद आ गई। वो मुस्कुराते हुए उसे देखकर पूछने लगी, तुम्हारा नाम क्या है बेटा? क्या तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड वगैरह है या फिर तुम सिंगल हो? वो क्या है ना, तुम मुझे अपने बेटे के लिए बहुत पसंद आ गई, इसलिए मैं तुम्हें ऐसे सवाल पूछे। मिसेस शेख बिना ब्रेक लगाए अपने सवाल पूछे। मालवी उनके सवाल सुनकर शौक होकर उसे देखने लगी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि मिसेस शेख उसे इस तरह से सवाल बिना जाने कैसे पूछ सकती हैं। वहीं धानिश उनके सवाल सुनकर गुस्से में लाल हो गया। उसकी हाथ की मुट्ठी आपस में कस गई। मालवी अपना जवाब दे पाती इससे पहले, मिसेस शेख, शी इज़ माई वाइफ मिसेस मालवी धानिश अग्निहोत्री, धानिश ने ऊंची आवाज में गुस्से में कहा। उसका जवाब सुन मिस्टर शेख उसे हैरानी से देखने लगे, क्योंकि उन्हें लगा था वो उसकी पर्सनल असिस्टेंट है और इससे ज्यादा कुछ भी नहीं।
पर उसे आज ही पता चला कि उसकी पर्सनल असिस्टेंट उसकी वाइफ है। वो दानिश को नाराज करने की हिम्मत नहीं कर सकते थे, इसलिए उन्होंने अपनी गलती की माफ़ी मांगते हुए कहा, मिस्टर एंड मिसेज अग्निहोत्री, आई एम वेरी सॉरी। हम लोगों को पता नहीं था मिसेज मालवी आपकी वाइफ है। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। मैं अपनी वाइफ के बदले आपसे माफ़ी मांगते हूँ। उसको माफ़ी मांगता देख मालवी दोनों की तरफ देखकर बोली, इट्स ओके मिस्टर शेख, आपको माफ़ी मांगने की कोई ज़रूरत नहीं है। उन्होंने थोड़ी ना जानबूझकर मुझसे ऐसे सवाल पूछा, इसमें उनकी भी कोई गलती नहीं है। आपको और आपके वाइफ को मैं मिसेज अग्निहोत्री हूँ ये बात नहीं पता थी, इसलिए आपको माफ़ी मांगने की कोई ज़रूरत नहीं है, मालवी ने शांति से कहा। वहीं दानिश अभी भी अपनी जलती नज़रों से मिसेज शेख को गुस्से से घूर रहा था। मिस्टर अग्निहोत्री, आप बहुत लकी हैं जो आपको इतनी समझदार और प्यारी वाइफ मिली है। आप वाकई में बहुत लकी हैं, मिसेस शेख ने मुस्कुराते हुए मालवी के जवाब सुनकर कहा। मिस्टर शेख अपने बिजनेस को लेकर कोई रिस्क नहीं लेना चाहते थे, इसलिए उन्होंने दानिश का हाथ पकड़कर उसे अपने साथ ड्रिंक करने के लिए बार काउंटर पर ले जाने लगे। दानिश मालवी को अकेला छोड़ना नहीं चाहता, पर उसे इस वक्त बहुत गुस्सा आ रहा था। अपने गुस्से को शांत करने के लिए वो ड्रिंक करने चला गया। तुम मर जाने दो इसे। दानिश वहां से जाते ही मालवी वहां अकेली रह जाती है। वो अपने नजरें यहाँ वहां घुमाने देखती है। पार्टी में मौजूद लोग ड्रिंक कर रहे थे और वहीं कुछ लोग आपस में बातें कर रहे थे। केक कटिंग होने में टाइम था, इसलिए मालवी जाकर एक कोने में खड़ी हो जाती है। तभी वहां पर कुछ वेटर हाथों में ड्रिंक लेकर पार्टी के मेहमान को देने का काम कर रहे हैं। मालवी को प्यास लग रही थी, इसलिए उसने एक वेटर से कहकर अपने लिए जूस मंगवाया। वेटर भी उसके कहे मुताबिक जूस का ग्लास ट्रे में भरकर उसके सामने लेकर खड़ा हो गया। मालवी अपने हाथों से जूस का ग्लास लेते हुए जूस को पीने लगती है। उसको जूस पीता देख वेटर के चेहरे पर एक कामिनी मुस्कान देखते हुए वो वहां से चला गया। मालवी जैसे जूस पीते जा रही थी, उसे कुछ अजीब महसूस होने लगा। उसे अपने सिर गोल गोल घुमाने जैसे होने लगा। ये मुझे चक्कर क्यों आ रहे हैं, मालवी अपने मन में कहने लगी और उसे जूस के ग्लास को सूंघने लगी। उसे लगा कहीं वेटर ने गलती से इसमें कुछ मिलाया तो नहीं ना, पर ग्लास को सूंघाने पर भी उसमें से कुछ अजीब स्मेल नहीं आई, बल्कि उसमें से ऑरेंज जूस की स्मेल आ रही थी। मालवी सोचा थकावट के कारण उसे ऐसा महसूस हो रहा हो, इसलिए वो वॉशरूम जाने की सोचती है। मालवी वॉशरूम की तरफ जैसे बढ़ रही थी, उसे ऐसा लग रहा था कि कोई उसका पीछा कर रहा है। जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो कोई नहीं था। मालवी ज्यादा ध्यान न देते हुए आगे चलने लगी। तभी पीछे एक आवाज आई, हेलो मिस, कहाँ जा रही हो? इतनी भी क्या जल्दी है, जरा हमसे मिलकर तो जाओ। आखिर तुम हमारे घर के पार्टी में आई हो। मालवी ने जब पीछे मुड़कर देखा तो एकदम हैरान हो गई। उसके पीछे शेख का बेटा अपने जेब में हाथ डालकर मुस्काते हुए खड़ा था। मालवी उसकी बातों को इग्नोर करके फिर से आगे बढ़ती है। शेख का बेटा ईवल स्माइल करते हुए पीछे जाकर उसकी कलाई पकड़ लेता है। अरे कहाँ जा रही हो जानेमन, कहते हुए उसे अपनी तरफ खींचने की कोशिश करता है। मालवी पलटकर गुस्से से हाथ झटक जोरदार चांटा उसके गालों पर मार देती है। हाउ डेयर यू टू टच यू ब्लडी बास्टर्ड, मालवी गुस्से से दांत पीसते हुए कहने लगी। शेख का बेटा गुस्से से घूरते हुए उसके चेहरे को कसकर पकड़ लेता है। तुमने मुझ पर हाथ उठाया? हाँ, तुम्हारी औकात भी नहीं है मेरे सामने खड़े होने की, और तुमने मुझ पर हाथ उठाया। मैं तो तुम्हें प्यार से अपना बनाना चाहता था, पर तुम्हारे हाथ पैर तो बहुत ज्यादा चलते हैं, तो इसकी सजा तो तुम्हें जरूर मिलेगी। ये सुनकर मालवी घबरा जाती है। मालवी वहां से भाग पाती उससे पहले शेख का बेटा उसे पकड़ खींचते हुए होटल रूम के कमरे में ले जाने लगता है। मालवी चिल्लाते हुए अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश करती है। छोड़ो मुझे, जाने दो। अगर तुमने मुझे जाने नहीं दिया तो तुम्हारे हुए अच्छा नहीं होगा। मैं कह रही हूँ, छोड़ो मुझे, जाने दो, कहते हुए वो झटपटाना लगी। कॉरिडोर खाली होने की वजह से मालवी की आवाज कोई सुन नहीं पा रहा था। खिंचने वजह से उसके हाथ में पहना हुआ ब्रेसलेट उसी जगह पर टूटकर बिखर गया। वहीं मिस्टर शेख का बेटा मालवी को बेरहमी से खींचते हुए कमरे में ले जाकर बेड पर पटक दिया। मालवी अब और ज्यादा डरने लगी। उसके सिर घूमने लगा। जूस पीने से नशा चढ़ रहा था। मिस्टर शेख के बेटे एक शैतानी मुस्कुराहट से, डार्लिंग, पहले तो मैंने सोचा था तुम्हें प्यार से अपना बनाकर तुम्हारे साथ सब वो करूंगा, पर तुमने मुझे थप्पड़ मारकर बहुत बड़ी गलती कर दी, कहते हुए वो उसके पास जाने लगा। मालवी उसके पास आते ही डर गई। वो रोते हुए पीछे जाते हुए, देखो मेरे पास मत आओ वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा, जिस पर शेख का बेटा हंसते हुए, मुझे तुम्हारे पास आने की जरूरत नहीं है जानेमन, थोड़ी देर बाद तुम खुद मुझे अपने करीब आने को कहोगी। वहीं मालवी का सिर चक्करने लगा। मालवी उसके सवाल को सुनकर बेड से उतर लड़खड़ाती जुबान से, क्या
कहना का मतलब है तुम्हारी बातों का यही कि तुम जो थोड़ी देर पहले खड़ी होकर मजे से ऑरेंज जूस पी रही थी जान, उसमें मैंने वेटर से कहकर ड्रग्स मिलाया था। अब चाहकर भी तुम खुद को मेरे करीब आने से खुद को रोक नहीं सकती, कहकर उसके पास जाने लगा। मालवी अपने होश खोते जा रही थी। उसका दिल बार बार दानिश को पुकार रहा था, पर अफसोस दानिश वहां पर नहीं था। शेख के बेटे ने उसे बेड पर धक्का दिया और उसके ऊपर आकर उसके होठों पर अपने हाथ फेरते हुए, पता है जान, जब मैंने पहली बार तुम्हें उस मीटिंग रूम में देखा था तो तुम्हारे इस जिस्म और तुम्हारे होठों को देखकर मेरे अंदर जानवर बाहर आने लगा था। पर अफसोस की ये बात है कि उस वक्त मुझे तुम्हारे इस कोमल मुलायम जिस्म को देखने के अलावा कुछ न करने का मौका न मिला। पर आज तो मैं तुम्हारे इस जिस्म को पाकर ही रहूंगा, कहकर उसने मालवी के ड्रेस की एक बाजुओं को फाड़ दिया। मालवी पर नशा हावी होने उसके आंखों में आंसू आने लगे। उसके सामने धुंधलापन छाने लगा। फिर वो कोशिश करते हुए अपने हाथ पैर चलने लगी। शेख के बेटे ने उसके दोनों हाथों को कसकर पकड़ ऊपर कर नीचे अपने चेहरों को लाकर नाउ लेट्स एंजॉय बेबी कहकर उसके होठों की तरफ बढ़ा ही था, तभी एक जोर की किक से कमरे का दरवाजा ओपन हुआ। शेख के बेटे ने इतनी जोरदार आवाज सुन पीछे मुड़कर देखा तो दानिश अंदर आ गया था। अंदर का नज़ारा देखकर दानिश के सिर पर खून उतर आया। गुस्से से उसकी दोनों आंखें लाल हो गईं। वो तेजी से आगे बढ़ा और बेड से खींचते हुए जमीन पर पटक दिया। शेख के बेटा खड़ा हुआ देख दानिश ने चेहरे पर जोरदार पंच मारा, जिससे वो फिर धड़ाम से नीचे जमीन पर गिरा। दानिश एक मौका ना गवाते हुए उस पर तेज पंच उसके मुंह पर मारते हुए, तेरी इतनी हिम्मत कि तुम मेरी वाइफ की इज्जत पर हाथ डालने की कोशिश करे, हाँ? उसे अपने गंद हाथ छुए? तेरी औकात नहीं उसके तरफ देखने की, और तुम उसे अपने बेड पर आने के सपने देखने लगे। लगता है तुझे अब दुनिया में जीने की चाहत नहीं रही, इसलिए अपनी कब्र खुद मेरे हाथों खोदने के लिए तू यहाँ पर आ गया, कहते हुए उसे बेदर्द से मारने लगा। शेख के बेटे को संभलने का मौका तक नहीं दे रहा था। दानिश वहीं शेख के बेटे के मुंह से खून आने, दानिश के एक एक पंच मारने उसका चेहरा बुरी तरह से घायल होने लगा। एक जोरदार किक से पेट पर लगने से उसके मुंह से खून गुब्बारों की तरह बाहर आने लगा। वो अपने होश खोते जा रहा था। वहीं दानिश बिना उसके जाने के परवाह किए उसे मारे जा रहा था। पीछे से कमरे का दरवाजा ओपन देख दानिश ने बुलाए हुए 5-6 बॉडीगार्ड्स दानिश को उसे छुड़ाने लगे। शेख के बेटे की हालत देखकर बदतर होती जा रही थी। वहीं बॉडीगार्ड्स रोकने पर भी दानिश उसे मारने से छोड़ नहीं रहा था। सर, छोड़ दीजिए उसे, नहीं तो ये यहीं पर मर जाएगा। उनमें से एक बॉडीगार्ड हिम्मत करके बोला, तो मर जाने दो इसे भी, पता चले इसने किस पर अपने गंद हाथ डालने की कोशिश की, कहते हुए फिर उसे लातों घूसे से मारने लगा। बॉडीगार्ड्स फिर दानिश को जोर लगाकर अलग करते हुए, सर, मालवी मैडम की तरफ देखिए, उनकी हालत खराब होती जा रही है। मालवी का नाम सुनकर दानिश अपने हाथों को रोक दिया। वो अपने होश आवाज में आकर मालवी को देखने लगा, जो बेड पर मछली की तरह तड़प रही थी। वहीं दानिश शेख के बेटे को अधमरी हालत में छोड़कर मालवी के पास आने लगा। मालवी किसी के हाथों स्पर्श करने से डर गई। प्लीज मुझे मत छुओ, प्लीज मुझे जाने दो। मालवी आंखें लगभग बंद होने आई थी, जिससे वो दानिश के चेहरे को देख न पाई। उसे ऐसे लग रहा था अभी भी शेख का बेटा उसके जिस्म को छू रहा हो। बॉडीगार्ड्स ने शेख के बेटे को उठाया, जो मार खाने से खून से लथपथ बेहोश हो चुका था। वो उसे कमरे बाहर ले गए। दानिश ने देखा मालवी के कपड़े का एक बाजू फट चुका था। ये देखकर उसे और गुस्सा आया। उसने झट से अपना कोट निकालकर उसे पहना दिया और उसके चेहरे को टैप करते हुए जगाने की कोशिश करने लगा। हे वाइफी, कम ऑन, ओपन योर आइज। वहीं मालवी का गर्म शरीर को छूकर दानिश समझ गया उसे शेख के बेटे ने ड्रग दिया है। मालवी की ऐसी हालत देखकर दानिश का पूरा चेहरा काला पड़ गया। उसके दिल गिल्ट से भर गया। उसे मालवी को इस पार्टी में लाना ही नहीं चाहिए था। उसके मना करने के बावजूद वो उसे जबरदस्ती यहाँ पर लेकर आया था। दानिश उसे अपने बाहों में उठाया और कमरे के बाहर ले जाने लगा। मालवी उसके बाहों में दर्द से झटपटा रही थी। उसे ऐसा लग रहा था कि किसी ने उसके शरीर पर 100 चींटियां छोड़ दी हो और वो उसके पूरे शरीर में निचोड़ के खा रही हो। दानिश जैसे तैसे करके उसको होटल में से निकलकर कार तक पहुंच गया। वो उसको कार के अंदर अपने बाहों में भरकर बैठ गया और उसके चेहरे पर टैप करते हुए जगाने की कोशिश करने लगा। उसके टैप करने से मालवी ने एक बार बंद खुली आंखों से धुंधला धुंधला दानिश का चेहरा देखा, पर फिर वो अपने होश में नहीं आ रही थी। उसके हाथ अपने ड्रेस को खोलने की कोशिश में थे। वहीं उसकी ऐसी हालत देखकर दानिश ने कार का पार्टीशन ऑन कर दिया और ड्राइवर को किसी दूसरे होटल में गाड़ी ले जाने को कहा, क्योंकि इस हालत में वो मालवी को घर नहीं ले जा सकता था।
मालवी बार बार अपने बदन से अपने कपड़े को निकालने की कोशिश कर रही थी। वहीं उसके शरीर में झंझनाहट के कारण दर्द से आंखों में आंसू आने लगे। मालवी हालत बिगड़ी देख दानिश ने ड्राइवर को गाड़ी स्पीड चिल्लाते हुए तेज करने को कहा। ड्राइवर उसके तेज चिल्लाने से डरकर गाड़ी की रफ्तार तेज कर दी। 15 मिनट बाद गाड़ी एक होटल में रुकी, जो उसके भाई नेहिर का था। होटल के स्टाफ दानिश को पहचानता था और वो इस होटल के मालिक का भाई था, ये बात भी वो जानते थे। दानिश कभी कभी अपने दोस्तों मिलने के लिए इस होटल में पार्टी करने आया करता था, इसलिए होटल का मैनेजर दौड़कर उसके पास आया। इज एवरीथिंग फाइन मिस्टर अग्निहोत्री? मैनेजर दानिश के बोहों में मालवी की हालत देखकर कहा। शट योर माउथ एंड क्विकली अरेंज द रूम फॉर मी, यू फूल। दानिश के गुस्से से चिल्लाते हुए कहा। वो पहले से ही मालवी की हालत देखकर परेशान था, घबराया हुआ था। वहीं मैनेजर के कुछ बोलने से वो उस पर बरस पड़ा। मैनेजर उसके चिल्लाने से डरकर वो उन्हें होटल के टॉप 4 पर ले जाने लगा, जहां पर वीआईपी कमरे थे। दानिश देर न करते हुए मालवी को पूरा कवर करके होटल के टॉप 4 लिफ्ट से ले जाने लगा। मैनेजर जैसे लिफ्ट के अंदर आया, दानिश ने अपने लाल आंखों से घूरा, जिससे मैनेजर समझ गया उसे दूसरे लिफ्ट में जाकर ऊपर आना होगा। दानिश अपने एक हाथ से लिफ्ट का टॉप 4 का बटन प्रेस किया। कुछ मिनट बाद जैसे लिफ्ट टॉप 4 पर आई, वो मालवी को बाहों में लेकर बाहर आया। मैनेजर भी दूसरे लिफ्ट से तब तक आ गया था। वो आगे आकर कमरे का दरवाजा कार्ड सिस्टम से खुला। कमरा खुलते ही दानिश उसे झट से कमरे के अंदर ले गया। वहीं कमरे में की कार्ड रखकर मैनेजर कमरे का दरवाजा बंद करके वहां से भाग गया, क्योंकि दानिश के गुस्से वो डर गया था। वो उसे मालवी की हालत देखकर डॉक्टर को बुलाने के बारे में पूछने वाला था, पर दानिश का चेहरा देखकर उसकी हिम्मत नहीं हुई, इसलिए कमरे से भाग गया। दानिश ने मालवी को बेड पर लेटाया और उसके चेहरे को टैप करते हुए उसे होश में लाने लगा। वहीं शरीर में बढ़ती गर्मी से मालवी पानी पानी बोले जा रही थी। दानिश ने देखा आसपास पानी कहीं नहीं था। कमरा बहुत बड़ा था। दानिश दौड़कर कमरे के हॉल में आया, जहां पानी का जग रखा था। वो पानी का एक ग्लास भरकर बेडरूम की तरफ जाने लगा। उसको कमरे से जाती ही मालवी लड़खड़ाते कदमों से बेड उठकर जैसे तैसे वॉशरूम के अंदर जाकर पानी का टैप ऑन किया, जिससे उसके पूरे बदन पर ठंडा पानी बरसने लगा। पानी पड़ते ही उसने अपने बदन से उस ड्रेस को उतार दिए। दानिश जल्दी से उसके पास गया, जिससे शावर का पानी उसके शरीर पर पड़ने लगा। मालवी नीचे गिरने वाली थी। दानिश ने उसे कमर से संभाल लिया। मालवी ने अपनी पूरी आंखें खोली तो सामने दानिश को पाया। उसके छूते मालवी के अंदर जल रही गर्मी उसे छू रहे बदन को ठंडा महसूस करने लगे। मालवी उसके ओर करीब जाकर अपने होठों उसके होठों पर रख दिया। मालवी बस अपने शरीर में गर्मी से छुटकारा पाना चाहती थी। वहीं उसके किस करने दानिश अपना कंट्रोल खोते जा रहा था। उसने मजबूती से उसके कमर को अपने सीने लगाया और उसे पैशन के साथ किस करने लगा। दानिश इस किस में अपना प्यार लुटा रहा था। शावर से आ रहे पानी में दोनों एक दूसरे को किस करते हुए भींगे जा रहे थे। मालवी की सांसें उखड़ने लगी। दानिश उसके होठों को छोड़कर उसके नेक पर किस करने लगा। मालवी अपने भारी सांसें को संभालने की कोशिश कर रही थी। किस करते करते दानिश ने शावर का टैप एक हाथ से बंद कर दिया और मालवी का चेहरा देखा। उसके चेहरे पर पानी बिंदु किसी हिरण की तरह चमक रही थी, जिसे देखकर दानिश के अंदर आग बढ़ने लगी। पार्टी में उसने भी नशा किया था, पर आज मालवी की नेकेड बॉडी की हालत देखकर उसके अंदर और नशा बढ़ने लगा। उसने मालवी को अपने गोद में उठाया और वॉशरूम से बाहर निकलकर किंग साइज बेड पर लेटा दिया। आज वो खुद को उसके करीब जाने से नहीं रोक पाएगा। वो उसके ऊपर आकर उसे होठों पर अपने होठ रखकर फिर से उसे किस करने लगा। वो अपने किस में प्यार की मिठास भरने लगा। वो उसे किस करते हुए अपने ओर उसके बचे कुचे कपड़े शरीर से अलग कर जमीन पर फेंक लगा। पूरे कमरे में उन दोनों के प्यार करने की खुशबू महकने लगी। दुनिया से बेखबर दानिश मालवी को अपने आगोश में लेकर प्यार किए जा रहा था। बहुत सालों बाद मालवी और दानिश आपस में इस तरह से मिले थे। वहीं मालवी पर ड्रग्स का नशा हावी हो गया था। वो कुछ घंटे में थक गई थी और सोना चाह रही थी, पर दानिश इतने सालों बाद मालवी का एहसास पाकर उसके शरीर से आती खुशबू में वो खुद को रोक नहीं पा रहा था। वो उसे अपने प्यार में पूरी रात जगाकर रख रहा था। वो अपने प्यार की कई निशानी उसके गोरे बदन पर हर जगह छोड़ रहा था। वहीं सुबह के 6 बजे मालवी की हालत देखकर उस पर तरस खाकर दानिश ने उसके माथे पर किस करते अपनी बाहों में भर के सो गया। मालवी पहले ही थक चुकी थी, जिससे वो पहली ही गहरी नींद में चली गई। सुबह होटल रूम में दानिश के फ़ोन की रिंग होने से दानिश की नींद खुल जाती है। वो अपने फ़ोन को उठा लेता है और बेड पर बैठ जाता है। फ़ोन उसके बॉडीगार्ड का था। दानिश ने फ़ोन उठाया कि सामने से आवाज़ आती है, सर, ये शेख का बेटा अभी तक बेहोश पड़ा है। इसका क्या करना है? इसे हॉस्पिटल लेके जाना है या फिर
कहते हुए रुक जाता है। धानिश तिरछी नज़र से मालवी को देखता है और बिना किसी भाव से, मार डालो उसे और उसके बॉडी को भी ठिकाने लगा देना, और ध्यान रहे किसी को भी इस बात की भनक नहीं लगनी चाहिए, कहकर वो फ़ोन कट कर देता है और मालवी के चेहरे को देखता है जिस पर थकान साफ नजर आ रही थी। वो उसे शरीर पर कंबल ठीक करके धानिश वहाँ से एक वाइट सिल्क चादर अपने कमरे पर लपेटकर बाथरूम में नहाना चला जाता है। वो जब शावर के नीचे खड़ा था, कल का मंजर उसकी आंखों के सामने आने लगा। जब धानिश ड्रिंक कर रहा था तब उसकी नज़र मालवी को ढूंढ रही थी। उसे मालवी कहीं नहीं दिखी, इसीलिए ड्रिंक काउंटर छोड़कर वो पार्टी में उसे हर जगह ढूंढने लगा, पर मालवी उसे कहीं नहीं मिली, ना ही दिखी। उसने सोचा वो ज़रूर वॉशरूम की तरफ गई होगी। वो उसे ढूंढते हुए वॉशरूम की तरफ बढ़ने लगा, तब उसके पैरों के नीचे मालवी का ब्रेसलेट दिखा। धानिश ने उसे अपने हाथों में लिया और वॉशरूम के अंदर गया, पर वहाँ पर भी उसे मालवी नहीं मिली। उसे थोड़ा डाउट होने लगा, इसलिए उसने अपने बॉडीगार्ड्स को फ़ोन करके सीसीटीवी निकालने को कहा। बॉडीगार्ड्स को ऑर्डर मिलते ही उन्होंने होटल के सीसीटीवी कैमरा में चेक किया, तब उन्हें पता चला कि मालवी को शेख का बेटा खींचते हुए होटल के कमरे में ले जा रहा था। उस सीसीटीवी की फुटेज की रिकॉर्डिंग बॉडीगार्ड्स ने तुरंत धानिश को भेज दी। धानिश सोच रहा था कि अगर वो टाइम पर वहां नहीं पहुंचता तो मालवी के साथ कितना बुरा होता। शेख के बेटे का मालवी के ऊपर आने वाले सीन याद करते उसे और ज्यादा खुद पर ही गुस्सा आने लगा। अगर वो मालवी को जबरदस्ती अपनी साथ नहीं लेकर जाता तो आज इतना कुछ नहीं होता। उसने गुस्से दीवार पर हाथ मारा, जिससे उसके हाथ में चोट लग गई। अपना गुस्सा शांत करते वो नहाया, फिर टॉवल को कमर पर लपेटकर बाहर कमरे में आया। उसने देखा मालवी अभी तक सो रही है। उसने सर्विस रूम को फ़ोन करके अपने लिए कपड़े और ब्रेकफास्ट लाने को कहा। थोड़ी देर बाद कमरे की डोरबेल बजी। धानिश हॉल में जाकर डोर ओपन किया तो सामने सर्विस ब्रेकफास्ट और कपड़े का बैग लेकर खड़े थे। धानिश ने उन्हें कपड़े और ब्रेकफास्ट अंदर आने कहा। सर्विस स्टाफ अंदर जाकर ब्रेकफास्ट की टोली और कपड़ों का बैग टेबल रखकर बाहर गए। धानिश कपड़ों का बैग लेकर चेंज करने के लिए चेंजिंग रूम में चला गया। कुछ देर बाद मालवी की नींद खुल गई। वो अपने आंखों को मलते हुए बेड जैसे पर बैठी। उसके मुंह से एक चीख निकली, आह। सुबह होटल रूम में धानिश के फ़ोन की रिंग होने से धानिश की नींद खुल जाती है। वो अपने फ़ोन को उठा लेता है और बेड पर बैठ जाता है। फ़ोन उसके बॉडीगार्ड का था। धानिश ने फ़ोन उठाया कि सामने से आवाज़ आती है, सर, ये शेख का बेटा अभी तक बेहोश पड़ा है, इसका क्या करना है? इसे हॉस्पिटल लेके जाना है या फिर, कहते हुए रुक जाता है। धानिश तिरछी नज़र से मालवी को देखता है और बिना किसी भाव से, मार डालो उसे और उसके बॉडी को भी ठिकाने लगा देना, और ध्यान रहे किसी को भी इस बात की भनक नहीं लगनी चाहिए, कहकर वो फ़ोन कट कर देता है और मालवी के चेहरे को देखता है जिस पर थकान साफ नजर आ रही थी। वो उसे शरीर पर कंबल ठीक करके धानिश वहाँ से एक वाइट सिल्क चादर अपने कमरे पर लपेटकर बाथरूम में नहाना चला जाता है। वो जब शावर के नीचे खड़ा था, कल का मंजर उसकी आंखों के सामने आने लगा। जब धानिश ड्रिंक कर रहा था तब उसकी नज़र मालवी को ढूंढ रही थी। उसे मालवी कहीं नहीं दिखी, इसीलिए ड्रिंक काउंटर छोड़कर वो पार्टी में उसे हर जगह ढूंढने लगा, पर मालवी उसे कहीं नहीं मिली, ना ही दिखी। उसने सोचा वो ज़रूर वॉशरूम की तरफ गई होगी। वो उसे ढूंढते हुए वॉशरूम की तरफ बढ़ने लगा, तब उसके पैरों के नीचे मालवी का ब्रेसलेट दिखा। धानिश ने उसे अपने हाथों में लिया और वॉशरूम के अंदर गया, पर वहाँ पर भी उसे मालवी नहीं मिली। उसे थोड़ा डाउट होने लगा, इसलिए उसने अपने बॉडीगार्ड्स को फ़ोन करके सीसीटीवी निकालने को कहा। बॉडीगार्ड्स को ऑर्डर मिलते ही उन्होंने होटल के सीसीटीवी कैमरा में चेक किया, तब उन्हें पता चला कि मालवी को शेख का बेटा खींचते हुए होटल के कमरे में ले जा रहा था। उस सीसीटीवी की फुटेज की रिकॉर्डिंग बॉडीगार्ड्स ने तुरंत धानिश को भेज दी। धानिश सोच रहा था कि अगर वो टाइम पर वहां नहीं पहुंचता तो मालवी के साथ कितना बुरा होता। शेख के बेटे का मालवी के ऊपर आने वाले सीन याद करते उसे और ज्यादा खुद पर ही गुस्सा आने लगा। अगर वो मालवी को जबरदस्ती अपनी साथ नहीं लेकर जाता तो आज इतना कुछ नहीं होता। उसने गुस्से दीवार पर हाथ मारा, जिससे उसके हाथ में चोट लग गई। अपना गुस्सा शांत करते वो नहाया, फिर टॉवल को कमर पर लपेटकर बाहर कमरे में आया। उसने देखा मालवी अभी तक सो रही है। उसने सर्विस रूम को फ़ोन करके अपने लिए कपड़े और ब्रेकफास्ट लाने को कहा। थोड़ी देर बाद कमरे की डोरबेल बजी। धानिश हॉल में जाकर डोर ओपन किया तो सामने सर्विस ब्रेकफास्ट और कपड़े का बैग लेकर खड़े थे। धानिश ने उन्हें कपड़े और ब्रेकफास्ट अंदर आने कहा। सर्विस स्टाफ अंदर जाकर ब्रेकफास्ट की टोली और कपड़ों का बैग टेबल रखकर बाहर गए। धानिश कपड़ों का बैग लेकर चेंज करने के लिए चेंजिंग रूम में चला गया। कुछ देर बाद मालवी की नींद खुल गई। वो अपने आंखों को मलते हुए बेड जैसे पर बैठी। उसके मुंह से एक चीख निकली, आह। उसके सिर और शरीर में दर्द हो रहा था। मालवी ने अपने गोरा बदन देखा, जिस पर काफी सारे लव बाइट थे जो अभी तक नीले काले पड़ गए थे। उसे अपने सिर पर हाथ रखा और कुछ याद आने लगा। उसे सब कुछ याद करके बहुत ज्यादा गुस्सा आने लगा।
उठ गई तुम, कहकर धानिश अपना शर्ट बटन लगते हुए मालवी की तरफ आने लगा। उसकी नज़र मालवी की चेस्ट पर गई। उठ के बैठने से मालवी का कंबल थोड़ा नीचे खिसक गया, जिससे उसकी साफ चेस्ट दिखाई देने लगी। मालवी ने जब उसकी नज़र का पीछा किया तो कंबल को अपने सीने से ऊपर करके धानिश की तरफ गुस्से घूरने लगी। मालवी कंबल को लपेटते हुए खड़ी हुई, पर कमजोरी की वजह से उसके पैर लड़खड़ाने लगे। धानिश ने उसकी हालत को देखकर उसे अपने गोद में उठाने वाला था कि मालवी ने अपना हाथ दिखाकर उस पर जोर से चिल्लाते हुए, मुझे तुम्हारी मदद की कोई ज़रूरत नहीं है, हाथ भी मत लगाना मुझे, दूर रहो मुझसे। उसको इस तरह से बातें करता देख धानिश उसे हैरान नज़रों से देखने लगा। तुम्हें क्या हो गया है मालवी, तुम इस तरह से मुझसे क्यों बातें कर रही हो? धानिश उसकी तरफ देखकर कहा, गुस्से से बोली, क्या हो गया, मतलब तुम्हें नहीं पता कल तुमने क्या किया? हाँ? धानिश मालवी की बात सुनकर गहरी सांस छोड़ते हुए बोला, कल तुम्हें मेरी ज़रूरत थी इसलिए मुझे वो करना पड़ा। मालवी गुस्से से धानिश से बोली, अपनी हवस को ज़रूरत का नाम मत दो, तुम चाहते तो कल मेरे लिए डॉक्टर को बुला सकते थे, पर तुमने ऐसा कुछ नहीं किया, बल्कि डॉक्टर ना बुलाकर अपनी हवस मिटानी ज़्यादा ज़रूरी समझी। इतने सालों बाद मेरे करीब आने का अच्छा मौका जो मिला था तुम्हें। उसका जवाब सुन धानिश को गुस्सा आने लगा। वो चिढ़ते हुए मालवी से बोला, माइंड योर लैंग्वेज मालवी, तुम्हारी कल हालत ख़राब थी कि मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मुझे क्या करना चाहिए, और कल रात तुम खुद मेरे करीब आई थी, ना कि मैं तुम्हारे करीब आया था, और मैं तुम्हारे करीब आ भी गया तो इसमें कौन सी बड़ी बात होगी। हम दोनों पति पत्नी हैं तो हम दोनों में ये सारी चीज़ें होना आम बात है। तुम्हें अब ज़्यादा ओवर रिएक्ट करने की ज़रूरत नहीं है, समझी तुम? धानिश की बात सुनकर मालवी गुस्से में दांत भींचकर बोली, मैं इसलिए तुम्हारे करीब आई थी क्योंकि मैं नशे में थी, पर तुम तो होश में थे ना, फिर भी तुमने कुछ न करते हुए मेरे नशे का फ़ायदा उठाया, और कल रात जो भी मेरी हालत हुई उसके जिम्मेदार भी तुम ही हो। मालवी बेगुनाहियत इल्ज़ाम लगाने पर धानिश गुस्से चिल्लाकर मालवी से बोला, जस्ट शट अप, ये क्या लगा के रखा है तुमने, मेरे नशे का फ़ायदा उठाया? हाँ, तुम मेरी पत्नी हो और तुम्हारे साथ मैं इंटीमेट हो गया तो इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई? मालवी ने भी उसका जवाब चिल्लाते हुए दिया, तुमने मेरे करीब आने से पहले मुझसे मेरी रजामंदी मांगी नहीं ना, फिर किस बेसिस पर तुम मेरे करीब आए, बोलो मुझे। और थोड़ा रुक गई, तुम, मैं और फिर उस शेख के बेटे में क्या फ़र्क रह गया? वो भी अपनी हवस मिटाना चाहता था, पर उसकी कसर तुमने पूरी कर दी। ये सुनने के बाद धानिश का पारा हाई हो गया। कल तो वो अपना प्यार लुटा रहा था, पर मालवी ने उसे हवस का नाम देकर उसे गुस्सा दिलाया। उसने गुस्से मालवी का कंबल खींचते हुए उसके शरीर से अलग किया और उसे जोर से बेड पर उठाकर पटक गया, जिससे उसकी चीख निकल गई। आह! धानिश अपने पहना हुआ शर्ट उतारकर फेंक दिया और उसकी तरफ बढ़ गया। उसे अपने तरफ आता देखकर, ये क्या कर रहे हो तुम? मालवी हिचकिचाहट से बोली, हवस किसे कहते हैं अभी तुम्हें पता चल जाएगा, और अब मैं अपनी पूरी हवस तुम्हारे साथ होशो हवास में मिटाऊंगा। उसने गुस्से दांत पीसते कहकर उसके ऊपर आ गया। उसके कुछ बोलने से पहले ही उसके होठों को अपने होठों से ब्लॉक कर दिया। धानिश ने उसके दोनों हाथों कस के पकड़कर ऊपर गया और उसके होठों पर किस करते हुए काटने लगा। धानिश काल रात जो उसे प्यार से कर रहा था, वही आज वो उस पर गुस्से में कर रहा था। उसके शरीर में पहले से दर्द हो रहा था, और अब धानिश इतना वाइल्ड हो गया था जिससे उसके आंखों में आंसू आने लगे। उसमें इतनी ताकत नहीं बची थी कि धानिश को रोक सके। ट्रू स्टार ऐप कंपनी में निहिर अपने प्रोग्रामिंग सिस्टम में से वायरस निकालने की कोशिश कर रहा, जिससे उसका दिमाग पूरा खराब होता जा रहा था। वहीं आईटी डिपार्टमेंट का मैनेजर उसके पास जाकर, सर, मार्केट में एक नया हैकर आया है जिसकी यूज़र आईडी 908 है, जिसने एक ही दिन में पूरे हैकिंग की दुनिया में धूम मचाकर रख दी है। मुझे ऐसा लगता है हमें उस हैकर को एक बार कांटेक्ट करके हमारी कंपनी के वायरस के बारे में पूछ लेना चाहिए कि क्या पता इस वायरस का तोड़ उसके पास हो। मुझे लगता है वो एक प्रोफेशनल हैकर हो। निहिर कठोर आवाज में, तुम उस आईडी को लेकर इतना श्योर कैसे हो कि वो हमारे एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग सिस्टम से वायरस निकाल सके? सर, मैंने सुना था कि कल एक कंपटीशन था जिसमें उसने कुछ मिनटों में ही एक एप्लीकेशन प्रोग्राम से वायरस को निकाल दिया था। उसके बाद भी उसकी आईडी को लेकर बहुत सारी चर्चा होने लगी। सर, हमें एक बार उस आईडी को मैसेज करके अपनी कंपनी वायरस के बारे में बता देना चाहिए। आज हमारे शेयर 50% मार्केट में गिर चुके हैं। अगर ऐसा ही चलता रहा तो, कहकर वो शांत हो गया। ये सुनने के बाद निहिर ने अपनी मुट्ठी कस ली। उसे ये बात बखूबी पता थी, अगर उसने जल्द ही कुछ नहीं किया तो उसकी पूरी कंपनी बर्बाद हो जाएगी। उस वक्त शांत होकर कोई डिसीजन लेना था। उसने उस मैनेजर को उस यूज़र आईडी को कांटेक्ट करने के लिए कह दिया। दूसरी तरफ रावी जो अपने स्टडी रूम में बैठकर लैपटॉप पर काम कर रही थी, जब उसे अपने लैपटॉप स्क्रीन पर नोटिफिकेशन आया तो उसने उस नोटिफिकेशन को ओपन किया। ये नोटिफिकेशन उसे निहिर की कंपनी की तरफ से आया था। ये देखने के बाद उसके चेहरे पर एक शैतानी मुस्कुराहट आ गई। सामने से मैसेज आया, हे हैकर 908, क्या तुम हमारी एक मदद कर सकते हो? क्या मदद चाहिए? रावी ने मैसेज टाइप करके भेज देना।
दरअसल हमारे एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग में किसी ने वायरस डाल दिया है जिसका तोड़ अब तक हमें नहीं मिला है। शायद से तुम इस वायरस का तोड़ निकाल सको। बदले में मुझे क्या मिलेगा? रावी ने जल्दी में टाइप करके भेज दिया। तुम्हें जितने पैसे चाहिए उतने पैसे मिल जाएंगे, उसके मैसेज का जवाब मैनेजर ने दिया। उसका मैसेज पढ़ने के बाद रावी की आंखों में चमक आ गई। आर यू श्योर? और मैं जितने पैसे मांगूंगी उतने पैसे मुझे मिलेंगे? पढ़ने के बाद उस आईटी डिपार्टमेंट के मैनेजर को कुछ समझ नहीं आ रहा था क्या जवाब दे। वहीं उसके पीछे खड़े होकर निहिर की नज़र स्क्रीन बोर्ड पर थी। निहिर ने कठोर आवाज में, वो हैकर जितने पैसे मांग रहा है उसे उतने दे दो। ये सुनकर तुरंत मैनेजर ने उसे जवाब भेज दिया, तुम्हें जितने पैसे चाहिए उतने पैसे तुम्हें मिल जाएंगे। मैनेजर ने टाइप करके भेज दिया, मुझे इस काम के 100 करोड़ चाहिए। ये मैसेज पढ़ने के बाद उस मैनेजर की आंखें हैरानी से बड़ी हो गईं। उसका दिल लगभग मुंह में ही आने वाला था। उसने मुड़ करके निहिर के चेहरे को देखा जो लगातार उस मैसेज को घूर कर देख रहा था। जारी है। 2 दुगना चालाक है। निहिर की नज़रें अभी उस मैसेज पर टिकी हुई थी। वहीं मैनेजर को कुछ समझ नहीं आ रहा था, अब क्या जवाब दिया जाए। निहिर ने कुछ सोचा और फिर जवाब दिया, उसे कहो तुम्हारे पैसे तुम्हें मिल जाएंगे, पर एक शर्त पर। उसे इस वायरस को हमारी कंपनी में आकर हमारे सामने से निकालना होगा। निहिर जैसे बिजनेसमैन के लिए 100 करोड़ बड़ी रकम नहीं थी, क्योंकि ये कंपनी उसको दिन में ही 500 करोड़ का प्रॉफिट दिलाया करती थी। उसका जवाब सुनकर मैनेजर ने कीबोर्ड पर अपनी मैसेज टाइप करने लगा। ठीक है हैकर 908, तुम्हें तुम्हारे पैसे मिल जाएंगे, पर एक शर्त पर। तुम्हें खुद यहाँ हमारी कंपनी में आकर उस वायरस को निकालना होगा। ये मैसेज पढ़ने के बाद रावी, आई एम सॉरी बट आई कांट कम बिकॉज आई डोंट वांट टू एक्सपोज माई रियल आइडेंटिटी एंड यू नो आई एम अ सीक्रेट हैकर। निहिर का उसका जवाब सुनकर गुस्सा आ रहा था, पर वो कुछ नहीं कर सकता था। निहिर ने मैनेजर से कहा, ठीक है, वो किसी के सामने नहीं आना चाहता तो कोई बात नहीं, उसे कहो कि अभी इसी वक्त एप्लीकेशन प्रोग्राम से उस वायरस को हटाने का तोड़ निकाले। क्योंकि उसके कंपनी के शेयर मार्केट 55% गिर चुके थे, इसलिए उसे पहले कुछ भी करके इस वायरस को हटाना ज़्यादा ज़रूरी था। मैनेजर ने तुरंत उसे मैसेज टाइप करके भेज दिया, ठीक है हैकर 908, आपको हमारे सामने आने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप हमारी एप्लीकेशन प्रोग्राम से पहले वायरस को हटा दीजिए, आपके पैसे आपके अकाउंट में आ जाएंगे। हाउ कैन आई ट्रस्ट यू? आप पहले मेरी अकाउंट में 50% एडवांस पेमेंट डेबिट कर दीजिए, उसके बाद आपके एप्लीकेशन प्रोग्राम से वायरस हट जाएगा। रावी ने मैसेज भेजा। ये मैसेज पढ़ने बाद निहिर ने उस मैनेजर को तुरंत उसके अकाउंट में 50% एडवांस पेमेंट जमा करने के लिए कहा। ये पेमेंट थर्ड पार्टी से रावी के अकाउंट में ट्रांसफ़र होने वाला था। उसकी सेटिंग रावी ने पहले से ही कर रखी थी और ये पेमेंट बहुत रिजर्व ही रहता था, जिसे ढूंढ पाना भी मुश्किल था। कुछ देर बाद रावी के फ़ोन पर एक नोटिफिकेशन आ गया कि उसके अकाउंट में आधे पैसे जमा हो गए हैं। ये देखने के बाद उसकी आंखों में खुशी की लहर दौड़ गई। रावी अपनी वसूली की पक्की थी। उसने ईमानदारी से अपने लैपटॉप से ट्रू स्टार ऐप कंपनी एप्लीकेशन को हैक करके उसमें से वायरस निकालने में लगे गई। पर जब वो वायरस निकाल रही थी तभी उसके फ़ोन पर नोटिफिकेशन आ रहे थे कि उसकी आईडी को बहुत लोग हैक करने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे उसे वायरस निकालने के लिए दिक्कतें आ रही थी। क्योंकि निहिर के कहने पर उसके सारे आईटी डिपार्टमेंट वाले उस यूज़र आईडी को ट्रैक करके उसकी इन्फॉर्मेशन निकालने की जी तो जहाँ से कोशिश करने में लगे थे। एक प्रकार से देखा जाए तो उसको टैप की कोशिश कर रहा था, पर कोई भी एम्प्लॉय उसके यूज़र आईडी को हैक नहीं कर पा रहा था और ना ही उसके बारे में कोई जानकारी हासिल कर पा रहा था, जिससे कुछ लोग रावी को दिल में कोसते हर थे, वहीं कुछ लोग उसकी काबिलियत देखकर उसका दीवाना हो रहे थे। निहिर खुद कंप्यूटर स्क्रीन पर अपनी उंगलियां कीबोर्ड पर टाइप करते हुए उस हैकर को हैक करने के लिए आईटी डिपार्टमेंट के साथ जुड़ गया था, पर वो उस आईडी को हैक ना करने की वजह से अंदर ही अंदर गुस्से में पागल होता जा रहा था। उसके हाथ की उंगलियां बार बार उसके कीबोर्ड पर सख्त से नाच रही थीं। उसकी ज़िंदगी में पहला एक हैकर होगा जिसने उसको टैंक नहीं कर पा रहा था, क्योंकि जब वो हैक करने की कोशिश कर रहा था रावी उसे हैक करने से रोकते जा रही थी। आज से पहले किसी में भी इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो अग्निहोत्री से पंगा लेकर उसे परेशान करने की सोचे। शायद ही अगर ये हैकर उसके सामने होता तो उसको हैक ना मिलने के जुर्म में निहिर उसे जिंदा ज़मीन में गाड़ देता। रावी ने कुछ मिनटों में ही एप्लीकेशन प्रोग्राम से वायरस हटा दिया। अब पेमेंट के सेकंड ट्रांजैक्शन होने वाला था। निहिर ने अपने सारे आईटी डिपार्टमेंट को इस हैकर के पीछे लगा दिया था। अब पेमेंट का सेकंड ट्रांजैक्शन होने वाला था, जिससे उन्हें थोड़ी इन्फॉर्मेशन उसके बारे में मिल सकती थी। रावी के फ़ोन पर एक बार फिर से नोटिफिकेशन आ गया कि जिसके अकाउंट में पूरे 100 करोड़ ट्रांसफ़र हो गए हैं। रावी को पता था कि वो लोग उसे ट्रैक करने की ज़रूर कोशिश करेंगे। अगर उसे आईडी से उनकी इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती तो वो ज़रूर बैंक अकाउंट से उसकी इन्फॉर्मेशन निकालने में सफल रहेंगे। इसलिए उसने झट से उस ट्रांजैक्शन को हैक करके पूरी तरह से बैंक स्टेटमेंट ट्रांजैक्शन डेटा उड़ा दिया। आईटी डिपार्टमेंट एम्प्लॉयज़ ने जब पेमेंट ट्रांजैक्शन चेक किया, उनकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। उनकी पता लगाने से पहले ही दोनों ट्रांजैक्शन उड़ा दिए गए थे। यहाँ तक कि उनकी सिस्टम में से भी बैंक ट्रांजैक्शन उड़ चुके थे। 1 मिनट का भी रावी ने टाइम नहीं दिया और बैंक से ट्रांजैक्शन भी गायब हो गए। उस आईटी डिपार्टमेंट मैनेजर ने निहिर की तरफ देखकर कहा,
सर, ये जो भी हैकर है वो बहुत तेज दिमाग वाला है। वो अपने सोच से 2 गुना चालाक है। इसमें तो पूरे बैंक सिस्टम को हैक करके उसमें से ट्रांजैक्शन ही उड़ा दिए ताकि उस ट्रांजैक्शन से हम उसकी डिटेल ना निकाल सके। मैंने आज से पहले इतना शातिर हैकर नहीं देखा। अगर ये हैकर हमारी कंपनी में आ जाए तो हो सकता है इन फ्यूचर हमें बहुत सारा प्रॉफिट हो, क्योंकि हमें ऐसे ही टैलेंटेड हैकर की अपने कंपनी में ज़रूरत है। उसने जो भी बात कही थी 100% सही कही थी। आज तक किसी ने भी उसकी कंपनी के एप्लीकेशन सिस्टम को हैक करने की कोशिश नहीं की थी, क्योंकि कंपनी के एप्लीकेशन सिस्टम खुद निहिर ने बनाए थे, जो बहुत सिक्योरिटी के साथ बनाए गए थे। ऐसा कोई हैकर मार्केट में नहीं आया था जो उनके सिस्टम को हैक करके सिस्टम को तोड़ सके। ट्रू स्टार ऐप कंपनी के बढ़ते नाम को देखकर उनके प्रोग्रामिंग सिस्टम में बहुत सारे हैकर हैक करने की कोशिश की थी कि वो उनके सिस्टम को हैक करके उनके प्रोग्रामिंग में वायरस डाल सके, पर कोई भी हैकर इस काम में सफल नहीं रहा था। आज ये पहला हैकर था जिसने उसकी कंपनी के एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग को हैक करके उसमें वायरस डालने की जुर्रत की थी। पता नहीं क्यों पर निहिर को दिमाग में इस हैकर 908 पर डाउट होने लगा कि कितनी चंद मिनटों में ही इसने इस वायरस को हटा दिया। कहीं इसी हैकर ने उसके सिस्टम को हैक करके उसमें वायरस तो नहीं डाल दिया, क्योंकि जहां तक उसे पता था एक वायरस बनाने का काम वही इंसान कर सकता है एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग की ज़्यादा नॉलेज रखता हो। बट विदाउट प्रूफ वो ये डिसाइड नहीं कर पा रहा था। डाउट करने के अलावा वो कुछ नहीं कर सकता था। वहीं दूसरी तरफ रावी के चेहरे पर जंग जीतने वाली स्माइल थी। उसने अपने लैपटॉप को साइड में रखा और ओहस को कॉल किया। रावी ने ओहस को पहले ही इस बारे में बता दिया था। एक रिंग में ओहस ने कॉल उठाया, जैसे उसके कॉल का इंतजार कर रहा हो। मैडम, आप टेंशन मत लो, मैं अपने तरीके से सब कुछ हैंडल कर लूंगा। ये सुनकर रावी के चेहरे पर प्यारी सी मुस्कान आ गई और उसने कहा, ओहस, मुझे तुम्हारी काबिलियत पर पूरा भरोसा है, पर फिर भी इस बार मैं कोई रिस्क नहीं उठाना चाहती, इसलिए तुम्हें कह रही थी। आप बेफिक्र रहिए मैडम, मैं सब सीक्रेट तरीके से हैंडल कर लूंगा, कहकर ओहस ने कॉल रख दिया। रावी को वो दिन याद आ गया कि कैसे उसने एक दिन में ही सब कुछ खो दिया था, पर अभी भी उसे बहुत कुछ जीतना बाकी था। उसे अब आगे अपने पापा के शेयर भी निहिर अग्निहोत्री से लेना था, जिसके लिए उसे फिर से कोई एक चाल चलनी थी। पर फिलहाल के लिए इस खुशी के माहौल को एंजॉय करना चाहती थी। वो अपने कमरे पर से बाहर निकल गई। बच्चे तो स्कूल में थीं, पर अकेली रीना घर पर थी। वो रीना के कमरे में गई। रीना अपने लैपटॉप स्क्रीन पर मॉडलिंग की कुछ वीडियो देख रही थी। कमरे में कुछ आहट सुनकर सामने देखा तो उसकी बहन खड़ी थी। रावी के चेहरे की खुशी देखकर, क्या बात है दी, आज आप बहुत खुश नजर आ रही हैं। हाँ, कुछ ही दिन में हमारी कंपनी हमें वापस मिलने वाली है। ये सुनकर रीना हैरान होकर रावी को देखने लगी। पर कैसे दी, आपने कम समय में ये सब कैसे किया? तुम उसके बारे में मत सोचो और रात को तैयार रहो, हम आज शाम को डिनर करने के लिए बाहर जा रहे हैं, कहकर रावी बाहर जाने लगी। दी वेट, कहकर रीना उसके पीछे जाने लगी और उसके सामने खड़ी होकर, दी बताए ना, आपने ये सब कैसे किया और अपने पैसों का इंतजाम कहाँ से और कैसे कर दिया? माय डियर लिटिल सिसो, तुम्हें ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। तुम्हें अपनी दी पर विश्वास है ना? हाँ दी, मुझे आप पर पूरा विश्वास है। पर हाँ, तो बस तुम अब कोई सवाल मत करो और रात के डिनर के लिए तैयार रहना, कहकर बाहर चली गई। रीना को रावी पर पूरा यकीन था, वो कुछ ना कुछ करेगी और उसने ये कभी एक्सेप्ट नहीं किया था वो इतनी जल्दी हमारी कंपनी को हासिल कर लेगी। पर खैर, जो हो, उनकी कंपनी में अब उन्हें वापस मिलने वाली है। ये सब सोचकर भी रीना खुश हो गई। फाइनली उसकी दी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी, जिससे अब रीना बेफिक्र होकर अपने करियर पर फोकस कर पाएगी। वहीं होटल कमरे में धानिश ने गुस्से में आकर मालवी को बहुत हर्ट किया था, जिससे वो जिंदा लाश सी बेड पर पड़ी थी। उसके चेहरे पर आंसू सूखकर निशान पड़ गए थे। उसके बगल में धानिश सोया हुआ था। मालवी को धानिश का चेहरा देखकर अपने आप से ही घिन आने लगी। उसके चेहरे के आंसू सूखकर आंसुओं के निशान चेहरे पर पड़ गए थे। वो सामने देखकर सीलिंग को घूरने लगी। वो अपने दिमाग में खोने लगी। उसने कैसे इस इंसान से प्यार किया जिससे उसके दिल में खुद के लिए जरा भी इज्जत ना होकर नफरत थी। उसे ये सब सोचकर खुद से नफरत होने लगी। भले ही मालवी ने सब कुछ गुस्से में कहा हो, पर धानिश को कोई हक नहीं था उसे इस तरह से दर्द देने का। मालवी को उठने लगी तो उसके लोअर बॉडी में बहुत तेज दर्द हो रहा था, जिससे उसके पैर हिलाने में दर्द हो रहा था। उसके बेड पर हलचल करने से धानिश की नींद खुल गई। उसके उठने से मालवी घबरा गई। धानिश ने जब मालवी की हालत देखी तो उसे बुरा महसूस होने लगा। अपने गुस्से में आकर उसने कितनी बुरी तरीके से उसके साथ इंटीमेट हो गया था, जिससे उसके शरीर में आए चोट के निशान साफ बयान कर रहे थे। धानिश ने मालवी का चेहरा देखा, जिसके ऊपर डर साफ दिखाई दे रहा था। उसने बेड से उठकर अपने कमर चादर लपेटी और मालवी को अपने गोद में उठाकर वॉशरूम में नहाने के लिए ले गया। इस बीच मालवी उसके चेहरे को नजरअंदाज करके शांत सी रही। उसे डर था उसके कुछ बोलने धानिश उसे फिर से हावी ना हो जाए। उसने उसे गोद में ले जाकर बाथटब में लेटा दिया और गम पानी का टैब ऑन कर दिया, जिससे बाथटब गम पानी भरने लगा। गम पानी में मालवी की बॉडी थोड़ा रिलैक्स महसूस होने लगी। धानिश उसके बालों में शैम्पू करने लगा। इस बीच मालवी चुपचाप सी बाथटब में बैठी थी।
दानिश ने उसे अपने हाथों से नहाया और खुद भी नहाने लगा। नहाने के बाद उसे बाथरोब पहनकर अपने गोद में उठाकर बाहर लेकर आया और मिरर के सामने जाकर टेबल पर बैठा दिया। सामने रखी हैंड ड्राइव मशीन उसके बालों को सुखाने लगा। बाल सुखाने के बाद उसने उसके सामने कपड़े का बैग दिया और अपने कपड़े पहनने के लिए दूसरी तरफ चला गया। मालवी कुछ न कहते हुए अपने चेहरे को मिरर में देख रही थी। कुछ देर में दानिश अपने कपड़े पहनकर रेडी होकर रूम में आया। देखा कि मालवी अभी उसी जगह भूत बनी बैठी है। वो उसके पास आया। तुम खुद अपने कपड़े पहनोगी या फिर मैं चाहती हूँ अपने हाथों से तुम्हें कपड़े पहनाऊं? उसकी आवाज़ सुनकर मालवी होश में आ गई। मालवी ने उस कपड़े का बैग लेकर उठकर चलने को हुई तो कमजोरी के कारण उसे चक्कर आने लगे। वो जैसे तैसे खड़ी कोजट रूम में जाकर कपड़े पहनने लगी। वो जब कमरे में आई तब दानिश वहां पर नहीं था। अचानक दानिश खाने के 2 प्लेट लेकर उसकी तरफ आने लगा और उसका हाथ पकड़ सोफे पर बैठाकर उसे अपने हाथों से खाना खिलाने लगा। उसने खाने का निवाला उसके सामने किया तो मालवी ने अपना मुंह दूसरी तरफ फेर लिया। मैं अपने हाथ से खाना खा लूंगी, तुम मुझे खाना खिलाने की जरूरत नहीं है। दानिश उसके कहने पर भी उसके मुंह की तरफ निवाले लिए हाथों को थामे हुए था। मालवी ने तिरछी नजर से देखा, दानिश उसे घूर रहा था। अपना मुंह खोला। मालवी फिर भी अपना मुंह नहीं खोला। दानिश ने उसे फिर से कहा, मालवी अपना मुंह खोला। अभी मालवी ने उसके बातों को इग्नोर करके दूसरी प्लेट उठा ली। ये देखकर दानिश को गुस्सा आने लगा। उसने उसे खींचकर अपने गोद में बिठा लिया और उसके कपड़ों में हाथ डालकर कमर को कसकर दबाने लगा, जिससे मालवी की आह निकल गई। उसके मुंह थोड़ा खुला देख दानिश ने मौके का फायदा उठाकर निवाला उसके मुंह में डाल दिया। अगर तुम नहीं चाहती मैं इसी तरह दर्द देकर तुम्हें खाना खिलाऊं तो चुपचाप से मेरे हाथों से खाना खा लो, दानिश ने उसकी तरफ देखकर कहा। दर्द देने के अलावा तुम कुछ कर भी नहीं सकते, मालवी अपने मन में कहने लगी। दानिश ने अपने हाथों से उसे पूरा खाना खिला दिया और अपना खाना खत्म किया और उसे पेन किलर की दवा खिला। ड्राइवर जैसे होटल से गाड़ी लेकर वहां से निकल जाता है, मालवी आगे जाकर ड्राइवर को कार न रोककर पीछे मुड़ के मालवी को देखता है। क्या हुआ मालवी दीदी, आपको कुछ सामान लेना है? नहीं, मुझे कुछ ज़रूरी काम है इसलिए यहीं गाड़ी रोक दो। पर दीदी, सर ने आपको घर छोड़ने के लिए कहा। अगर उन्हें पता चला कि मैंने आपको बीच सड़क में उतार दिया है तो वो मुझ पर गुस्सा करेंगे। आप उसकी चिंता मत कीजिए, मुझे कुछ ज़रूरी काम याद आ गया इसलिए मैं वहाँ पर जा रही हूँ। ठीक है दीदी, आपको कहाँ जाना है बता दीजिए, मैं आपको वहाँ पर छोड़ देता हूँ, ड्राइवर जिद करते हुए कहने लगा। मैंने कहा ना आपको, आप यहीं पर उतार दीजिए। इस बार मालवी ने थोड़ा चिल्लाते हुए कहा, जिससे ड्राइवर एक पल के लिए सहम गया। आज पहली बार मालवी को उसने गुस्सा करते हुए देखा था। उसने गाड़ी को रोड के किनारे रुक। मालवी बिना कुछ कहे कार से उतर गई। इस वक्त उसे बहुत अकेला महसूस हो रहा था। उसे खुद ही नहीं पता था कि वो कार से उतरकर कहाँ जाना चाहते हैं। ऐसी कौन सी जगह जाना चाहती है जिसे उसे सुकून के 2 पल मिल सके। उसे कुछ याद आया, उसने अपने लिए कैब बुक कर दी। थोड़ी देर में कैब आ गई। मालवी कैब में बैठकर वहां से निकल गई। रावी के घर में बच्चे स्कूल के आने के बाद रावी दोनों बच्चों को नहाया और कुछ वक्त उसके साथ बैठे खेलने लगी। थोड़ी देर उसने दोनों बच्चों को तैयार किया और रीना के साथ अपने दोनों बच्चों को लेकर 5 स्टार होटल के लिए डिनर करने के लिए चले गए। ऋषभ काम से बाहर था, इसलिए रावी उसे सीधा होटल पहुंचने के लिए कह दिया। वुडन 7 स्टार होटल। रावी की कार होटल में पहुंच गई। सब कार में से बाहर उतर अंदर जाने लगे। रावी ने पहले से ही प्राइवेट रूम बुक कर लिया था। रावी अपने बच्चों और रीना के साथ प्राइवेट रूम की तरफ जाने लगे। रूम में आने के बाद रीना अपनी जगह पर बैठकर, दी, ये ऋषभ अब कब आएगा? मुझे तो अभी से ही भूख लग रही है। उसे फ़ोन करके पूछिए ना वो कहाँ पर है और कब तक आएगा। ओहो मासी, मामू अभी आते ही होंगे, तब तक क्यों ना हमें सबके लिए आइसक्रीम मंगाए? ध्रुवी अपनी आंखें छोटी करके दांत दिखाते हुए कहने लगी। ये सुनकर रावी ने उसे घूर कर देखा। ध्रुवी मासूमियत भरी नज़रों से रावी को देखने लगी, जैसे कह रही हो, बस थोड़ा सा ही आइसक्रीम खाऊंगी मैं। उसका क्यूट सा चेहरा देखकर रावी अपनी प्यारी बेटी को मना नहीं कर पाई। उसने वेटर से कहकर बच्चों के लिए आइसक्रीम मंगाई दी और ऋषभ को फ़ोन लगाने लगी। ऋषभ अपना काम खत्म करके कार ड्राइव करके होटल की तरफ आ रहा था। उसका फ़ोन रिंग होने लगा। ऋषभ ने पहले से ही कान में ब्लूटूथ लगाकर रखा था, जिसे उसने ब्लूटूथ को टच करते ही कॉल रिसीव हो गया। ऋषभ, कहाँ हो तुम और कितनी देर लगेगी तुम्हें होटल पहुँचने में? दी, कार ड्राइव कर रहा हूँ, सब थोड़ी देर में होटल पहुँच जाऊँगा। ध्रुवी जो अपने मम्मी के बगल बैठी थी, उसने रावी के हाथों से फ़ोन लेकर फ़ोन को स्पीकर पर डालते हुए, मामू जल्द आ जाओ वरना आपके हिस्से की आइसक्रीम मैं अकेली खा जाऊंगी। ऋषभ उसकी प्यारी आवाज़ सुनकर मुस्कुराते लगा। नो नो माई लिटिल किटी, मामू अभी थोड़ी देर में आ रहा हूँ, वेट करना मामू का। ओके मामू, कहकर उसने फ़ोन रावी को दे दिया। तभी
ध्रुव अपनी मम्मी को देखकर मम्मी मुझे वॉशरूम जाना है कहकर अपने टेबल से नीचे उतरने लगा। रावी भी अपने चेयर से उठने वाली थी। रेना उसे रोकते हुए, दी आप रहने दीजिए, ऋषभ आता होगा, आप खाना ऑर्डर कर दीजिए, मैं ध्रुव को वॉशरूम लेकर जाती हूँ, कहकर उसका हाथ पकड़ उसे प्राइवेट रूम से ले जाने लगी। बाहर आते ही रेना उसे लेडीज वॉशरूम की तरफ ले जा भी लगी। ये देखकर ध्रुव उसका हाथ वहीं रोकते हुए, मासी क्या कर रही आप, मैं अभी छोटा बच्चा नहीं रहा, मैं एक जेंट्स होकर लेडीज वॉशरूम में कैसे जा सकता हूँ। ध्रुव की बातें सुन रेना को हंसी आने लगी। बेटा आप अभी तक छोटी ही हो, क्या फर्क पड़ता है, आप लेडीज या जेंट्स वॉशरूम में जाओ। नो मासी, मैं जेंट्स वॉशरूम में जाऊंगा, आप यहीं पर मेरा इंतजार करो, कहकर वहां से भाग जाता है। रेना भी उसके तरफ बढ़ने लगी पर वो आगे जाकर रुक गई। वो जेंट्स वॉशरूम में कैसे जा सकती है, ये लड़का भी ना इतना छोटा पर कितना सोचता है, रेना अपने मन कहने लगी। वो थोड़ी दूर पर ध्रुव का इंतजार करने लगी। वो अपने फ़ोन पर इंस्टाग्राम वीडियो स्क्रॉल कर रही थी। उसका ध्यान अपने फ़ोन पर था कि उसे किसी का तेज़ धक्का उसे लग गया, जिसमें उसका हाथ में पकड़ा फ़ोन नीचे गिर गया। रेना ने उस इंसान को न देखकर नीचे पड़ा फ़ोन को देखने लगी। उसने जाकर अपने हाथों में फ़ोन उठाया और अपने फ़ोन को उल्टा सीधा करके चेक करने लगी। जब उसको तसल्ली हुई कि फ़ोन को कुछ नहीं हुआ तो वो पीछे मुड़कर गुस्से से, ओए अंधे हो क्या, दिखाई नहीं देता, यू इडियट, तुमने मेरा फ़ोन गिरा दिया, अपनी आंखें क्या घर छोड़कर आए हो जो तुम्हें इतनी बड़ी इंसान खड़ी दिखाई नहीं दी जो धक्का मार के चले गए। सामने खड़ा इंसान उसके हिलते होठों को देखे जा रहा था। वो सब एक टक उसे बिना पल के झपकाते देख रहा था, मानो नज़र में ही उसका क्रश बन गया हो। उसको कुछ ना कहते रेना चिढ़कर उसके सामने चुटकी बजाकर, ओए हेलो मिस्टर, मैं तुमसे बात कर रही हूँ, क्या बहरे हो क्या जो मेरी बात सुनाई नहीं दे रही हो, या फिर गूंगे हो जो मुंह नहीं खोल सकते। उसके चुटकी बजाने से सामने खड़ा इंसान अपने होश में आ जाता है और हकलाते हुए, आई एम सॉरी, वो मेरा ध्यान नहीं था, आपके फ़ोन को कुछ हुआ तो नहीं ना, मेरी जानबूझकर धक्का नहीं मारा, वो गलती से आपसे टकरा गया। इस इंसान ने पोलाइटली उसे माफ़ी मांगी। उसको माफ़ी मांगता देख रेना ने भी ज़्यादा कुछ नहीं कहा। तब तक ध्रुव वॉशरूम से बाहर आ गया था। उसे बाहर आता देख रेना उस इंसान को इग्नोर करके वहाँ से चली गई। वो इंसान उसे जाता हुआ देख ही रहा था कि पीछे किसी ने उसके कंधों पर हाथ रख दिया। तविक? ये सुनकर तविक पीछे मुड़ा तो उसके सामने उसका दोस्त अमन खड़ा होकर उसे देख रहा था। कहाँ रह गया था तू, कब से तेरा वेट कर रहे हैं और तुम यहाँ खड़ा होकर टाइम पास कर रहा है। तविक उसे देखकर कोई जवाब न देकर अपना सिर घुमाया उस दिशा में दिखने लगा जहाँ पर रेना उसके सामने से गई थी, पर रेना उसे वहां नहीं दिखी। उसका दोस्त अमन उसके चेहरे को देखकर, किसको देख रहा है भाई, कोई है क्या वहां पर जो तू यहाँ खड़ा होकर उसे देख रहा है, कहकर वो उस दिशा में दिखने लगा। तविक उसी तरह देख रहा था। उसी के मुंह से अचानक एक शब्द बाहर आया, वो लड़की क्या बला की खूबसूरती थी, इज वेरी हॉट। लड़की नाम सुनकर उसका दोस्त अमन खुश होकर अपनी आंखें बड़ी करके, खूबसूरत लड़की, कौन है वो लड़की, कहाँ है लड़की, मुझे भी दिखाओ, मुझे भी देखना है, कहकर उसके आगे पीछे देखने लगा। उसे उस तक कोई लड़की नजर नहीं आई तो वो तविक की तरफ देखकर, बता कहाँ है वो खूबसूरत लड़की, कहते हुए इधर उधर देखने लगा। अपने दोस्त का ऐसा एक्सप्रेशन देखकर, चली गई वो यहाँ से तुम्हारी वजह से, तुम यहाँ क्या कर रहे हो। उसका ऐसा जवाब सुनकर उसका दोस्त थोड़ा गुस्सा करते हुए, ये अच्छा है बेटा, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, हम लोग तेरा प्राइवेट रूम में इंतजार कर रहे हैं और तुम हो कि यहाँ खड़े होकर खूबसूरत लड़की को ताड़े जा रहा है। तविक फिर उस तरह देखने लगा तो उसका दोस्त अमन उसके पास जाकर, अब वो वहां से चली गई है भाई, तुम भी मेरे साथ चल, खाना ठंडा हो रहा है, कहते हुए अमन तविक का हाथ पकड़ उसे जबरदस्ती वहां से ले जाने लगा। हाँ, ये तविक था जो अपने दोस्तों के साथ पार्टी करने के लिए इस होटल में आया था। वही मालवी मुंबई के जूहू के बीच में खड़ी होकर अपनी बहन को याद करने लगी। अक्सर वो अकेली या बेचैन परेशान हुआ करती थी, तब उसकी बहन उसे बीच पर ले जाया करती थी। मालवी भी बीच पर खड़े होकर समुद्र के उठते लहरों को देख रही थी। उसके बाल हवा में उड़ रहे थे और उसकी आंखों में आंसू थे। ये आंसू उसके अकेलेपन के थे। आज वो समुद्र को देख तो रही थी, पर वो अपने आप में ही अकेलापन महसूस कर रही थी। तो वो अकेलापन जब वो अपनी फैमिली से दूर मुंबई में पढ़ने आई थी, वो खुद को कोस रही थी कि आखिर वो यहाँ पढ़ने ही क्यों आई थी। मालवी अपने मम्मी पापा से जिद करते हुए पढ़ने के लिए मुंबई में आई थी। पहले तो उसके मम्मी पापा ने उसे साफ इनकार कर दिया था। मालवी की जिद को देखकर रावी ने अपने मम्मी पापा को अपनी बहन के लिए मनाया था। आज अगर मालवी यहाँ पर कॉलेज में पढ़ने नहीं आती तो शायद उसकी मुलाकात दानिश से कभी नहीं होती और ना ही वो इतनी बेपरवाह होकर उससे प्यार कर बैठती।
उसके मन में कई सारे सवाल एक साथ घूमे जा रहे थे। वो बस एकटक उन उठते लहरों को देख रही थी और अपनी आंखें बंद करके उनकी आवाज़ों को सुन रही थी। उसे अपने बहन के कहे शब्द याद आने लगे। अक्सर उसकी दी उसे कहा करती थी, समुद्र की लहरों में भी एक जादू है जो उठते लहरों की आवाज़ सुनने के बाद हमारा सारा अकेलापन दूर कर देता है। लहरों की धुन इतनी मधुर है कि वो हमारे कानों से होकर हमारे दिल तक को सुकून दे जाती है। जब तुम अकेले महसूस करो तो अपना अकेलापन दूर करने के लिए इन लहरों की आवाज़ सुनने के लिए बीच पर आ जाना। ये हमेशा तुम्हें हमारी याद दिलाएंगी। यही सब सोचकर मालवी वहां खड़ी थी। तब उसके पैरों पर कुछ चीज़ आकर लग जाता है। मालवी अपने आंखें खोलकर देखती है तो सामने एक छोटी बच्ची खड़ी थी और वो मालवी के पैरों की तरफ देख रही थी। मालवी ने जब नीचे देखा तो उस बच्ची का बॉल उसके पैरों के नीचे पड़ा था। मालवी ने उस बच्चे को देखकर एक प्यारी मुस्कान दी और अपने पैरों से उसकी तरफ बॉल को उछाल दिया। ये देखकर वो छोटी बच्ची खुश हो गई और उसे स्माइल देकर थैंक यू कहा। तभी उस बच्ची की माँ वहां आ गई और उसे अपने साथ ले गई। जाते समय उस बच्ची ने मुड़कर मालवी को हाथों के इशारे से बाय कहा। मालवी ने भी अपना हाथ उठाकर उसे हाय बाय कहा। उसके जाने के बाद मालवी को अपनी बेटी की याद आ गई। धानी को उसने कल रात से नहीं देखा था। पता नहीं एक रात मालवी के ना होने पर उसने कितने लोगों को परेशान किया होगा। रात के 8 बज चुके थे। उसके घर पर ना होने पर न जाने धानी ने कितने जनों को परेशान किया होगा। ये सब सोचकर वहां से टैक्सी लेकर घर चली गई। मालवी को घर पहुंचते हुए 1 घंटा हो गया था। मालवी घर आकर अपने कमरे में फ्रेश होने के लिए चली गई। फ्रेश होकर अपने कपड़े बदलकर वो कमरे से बाहर आई तो वो धानी के कमरे में जाने लगी। मालवी जब धानी के कमरे गई तो वहां पर दादी जी उसे खाना खिला रही थी। धानी की नज़र अपने मम्मी पर गई और दादी जी की नज़र उस पर गई। धानी उछलते हुए मालवी के पास जाकर मम्मी आप आ गई कहकर उसके पैरों पर लिपट पड़ी। ओह कैसा है मेरा बच्चा कहकर उसे अपनी गोद में उठाकर उसके गालों पर किस किया। मम्मी आप और डैडी कल रात को कहाँ थे? आपको पता आपके बिना मुझे बिल्कुल नींद नहीं आ रही थी। वो तो बड़ी कल रात को मुझे एक न्यू स्टोरी सुना दी जिसके बाद मुझे बहुत अच्छी नींद आई। अरे वाह ये तो अच्छी बात है कि आपकी बड़ी ने मेरी गैर हाजिरी में अपना ख्याल रखा। आई एम सॉरी बेबी, कल मम्मी डैडी अपने किसी मीटिंग के लिए शहर से दूर गए थे इसलिए वापस लौटने में वक्त लग गया, इसलिए वहां पर ही रुक गए। दादी जी जो वहां बैठकर दोनों माँ बेटी बातें सुन रही थी। मालवी बेटा तुमने खाना खा लिया? मालवी धानी को गोद से उतारकर नहीं दादाजी मैं अभी थोड़ी देर पहले आई हूँ, बाद में खाना खा लूंगी। क्या आपने खाना खा लिया? हाँ बेटा हमारा खाना हो गया, पर धानी डाइनिंग टेबल पर तुम्हारा इंतजार करने लगी जिसकी वजह से उसके दादू ने उसे थोड़ा डांट दिया जिससे वो मुंह फुलाकर बिना खाना खाए अपने कमरे में आ गई। उसको मनाने के लिए हम उसका खाना यहीं पर ले आए, पर अब तुम आई हो तो तुम्हारा खाना भी यहीं भिजवा देते हैं। तुम धानी के साथ खाना खा लेना। आप चिंता मत कीजिए दादी, मैं मीट से कहकर अपने लिए खाना मंगवा दूंगी। आप जाकर आराम कीजिए, मैं धानी को खाना खिलाकर सुला दूंगी। ठीक है बेटा, तुम भी खाना खाकर टाइम पर सो जाना। इस पर मालवी ने सिर हिला दिया। धानी ने दादी को गुड नाइट विश किया। दादी जी भी उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कमरे से बाहर चली गईं। मालवी मीट से कहकर अपने लिए खाना मंगवाया और उसे लेकर खुद भी खाना खाने लगी। खाना खत्म होने के बाद मालवी धानी को बेड पर जाकर लेटा दिया और उसे सिर पर हाथ फेरते हुए उसे सुलाने लगी। धानी के सोने बाद मालवी उसे कंबल से ओढ़ाकर रूम की लाइट ऑफ कर देती है और उसके बगल में सो जाती है। देर रात को जब धानिश घर पर आया तो वो अपने रूम में फ्रेश होकर अपने बेटी के कमरे में आ गया। उसने देखा 2 माँ बेटी सुकून की नींद हो रही थी। धानिश आगे आकर अपने बेटी के माथे पर किस करने लगा और बगल में सो रही मालवी के माथे पर किस करने लगा ताकि कुछ याद आकर वो रुक गया। उसके अपने में मालवी को उठाया और अपने कमरे में ले जाने लगा। अपने कमरे में आने के बाद मालवी को बेड पर लेटा दिया। मालवी इस वक्त बेहद गहरी नींद में थी। धानिश ने कमरे का दरवाज़ा बंद किया और आकर उसके बगल में लेट गया। उसने उसके होठों पर हल्की किस की और अपनी बाहों में भरकर सो गया। अगली सुबह रावी जल्दी उठकर फ्रेश होकर बच्चों को तैयार करके स्कूल छोड़ने चली जाती है। आज उसे बच्चों के केस के लिए कोर्ट में पेश होना था। रावी के कहने पर निहिर ने एक अच्छा एडवोकेट बच्चों के केस के लिए हायर कर दिया था और उससे अपने बच्चों के केस स्टडी के पेपर तैयार करने को कहा था। रावी आज जाकर उस वकील को कोर्ट में मिलने वाली थी।
थोड़ी देर बाद रावी गाड़ी लेकर कोर्ट के बाहर पहुंची। वकील जो कोर्ट में मौजूद था उसी आने का इंतजार कर रहा था। रावी जैसे कोर्ट के अंदर जाती है, उसका वकील उसे लेकर एक प्राइवेट रूम जो कोर्ट का ही था वहीं लेकर अंदर आ जाता है। निहिर के कहने उस प्राइवेट रूम में उनका मुकदमा चलने वाला था। उस रूम में पर दोनों पार्टी के वकील और एक जज जो थोड़ी देर आने वाला था। रावी के आने से पहले निहिर वहां पर आ चुका था। निहिर रावी को नीचे ऊपर देखते हुए घूर कर मुस्कुरा रहा था। वहीं रावी निहिर की मुस्कान देखकर उसे खुन्नस भरी निगाहों से देखकर चेयर पर बैठ जाती है। रावी का वकील रावी के, जिसका नाम जितेंद्र शाह था, वो रावी से बच्चों के बारे में पूछताछ करने लगा है। उसके केस के बारे में बताने लगा। जैसे ही जज उस रूम में आए, दोनों पार्टी के वकील उसका सम्मान देने के लिए खड़े हो गए। रावी भी अपने चेयर से खड़ी हो गई। छोड़कर निहिर वो वहां पर ऐसे बैठा था मानो किसी के आने जाने से उसे घंटा फर्क पड़ता ना हो। जज साहब अपने दो सिपाही जो लाल कलर का पोशाक पहने हुए थे, वो जज साहब के चेयर के आजू बाजू होकर खड़े हो जाते हैं। मुकदमा शुरू किया जाए, जज साहब ने कठोर वॉइस में कहने लगे। आर्यन भट्ट, जैसे आपको पता है, मेरे क्लाइंट मिस्टर अग्निहोत्री, जिनके दोनों जुड़वा बच्चे होने के बावजूद हमारी क्लाइंट मिसेस रावी राठी उन्हें इतने सालों से अपने पिता से दूर रखकर छुपा कर रखा था। पर उन्हें ये खबर मिलते ही वो अपने बच्चों को अपने पास रखना चाहता है, पर मिसेस रावी राठी उन्हें अपने बच्चों से दूर रहने को कह रही, जबकि वो उनके पिता है और जितना मिसेस रावी राठी का उन पर हक है उतना ही मिस्टर अग्निहोत्री का भी है। वो अब अपने बच्चों को अपने पास रखना चाहता है, जिसके लिए हमारी क्लाइंट मिसेस राठी इस बात से इनकार कर रही है। इसलिए मैं चाहता हूं उनके पिता मिस्टर अग्निहोत्री को उनके दो न सही पर एक बच्चे की कस्टडी उन्हें मिल जाए। ऐसे ही दोनों पार्टियों में बच्चों के केस स्टडी के लिए बहस शुरू होती जा रही थी। आखिरकार दोनों पक्षियों की इतनी बहस सुनकर जज साहब दोनों पार्टी फैसला सुनाने के लिए 2 दिन की तारीख जाहिर करते हैं। द कोर्ट इज एडजर्न्ड कहकर अपने चेयर से खड़े होकर बाहर चले जाते हैं। बच्चों की केस को लेकर जो दोनों पक्षियों में वाद विवाद हो रहा था, पर बहस हो रही थी, तब पता नहीं रावी को ये सब देख सुनकर उसकी आंखों में आंसू आ रहे थे। शायद उसे डर था निहिर उससे उसके बच्चों को छीन ना ले, क्योंकि आर्यन भट्ट बहुत तेजी से बाजी पलट कर रखती थी। निहिर को उसके आंसू देखकर अजीब लगा। वो अपना कोट ठीक करते हुए अपनी जगह से खड़े होकर बिना रावी तरफ देखे बाहर चला जाता है। उसके जाते उसका वकील जितेंद्र शाह उसके पास आया। आपको लगता है कि मुझे मेरी दोनों बच्चों की कस्टडी मिलेगी? रावी उदासीन से कहा। मिस राठी, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा कि दोनों बच्चों की कस्टडी आपको ही मिले, पर कल क्या होगा ये मैं नहीं बता सकता, क्योंकि मेरे अपोजिट जो लॉयर है इस केस के लिए खड़ा है वो बहुत ज़्यादा ब्रिलियंट लॉयर के साथ पावरफुल है, जिसने आज तक कभी एक केसेस कभी हारा नहीं है। मैं आशा करूंगा कि कल की केस हम जीते। लेट्स सी कल जज साहब क्या फैसला सुनाते हैं। उस लॉयर की बात सुनकर रावी बिना कुछ कहे कोर्ट से बाहर आकर अपनी कार की तरफ जा ही रही थी। निहिर उसका हाथ जबरदस्ती अपनी कार की तरफ ले गया और कार का दरवाज़ा लॉक करके उसे कार में धकेल दिया और खुद कार के अंदर आकर दरवाज़ा लॉक कर दिया। रावी उसके इस रिएक्शन से चिढ़कर हुए। ये क्या बदतमीजी है मिस्टर अग्निहोत्री? मैंने कितनी बार कहा है कि इस तरह से मेरे साथ ये बदतमीजी नहीं कर सकते और ना ही आप मेरे करीब आ सकते हैं। छोड़िए, मुझे जाने दीजिए, मुझे छोड़ो, मुझे कहकर कार का डोर ओपन करने लगी कि उसने उसका हाथ पकड़ अपनी तरफ खींच लिया और उसके करीब जाकर अपने होठ उसके होठों पर रख दिया और उसे किस करने लगा। रावी अपने हाथ पैर चलाने लगी, वो उसके सीने पर मार रही थी। निहिर उसके दोनों हाथों को कसकर पकड़ लिया और उसे किस करने लगा। निहिर तब तक रावी को किस करता रहा जब तक वो सांस लेने में तकलीफ ना हो। रावी के सांसें जैसे उखड़ने लगे, उसने उसके होठों को आज़ाद कर दिया। रावी लंबी लंबी सांसें लेने लगी, जिससे वो और ज़्यादा अट्रैक्टिव दिख रही थी। निहिर उसके बालों को पकड़कर अपने चेहरे के करीब लाकर उसके गले पर हल्का बाइट करते हुए उसके चेहरे को देखकर, बीवी, मैं हमारे बच्चों को तुमसे दूर नहीं करना चाहता हूँ, पर तुम इस बात के लिए मजबूर कर रही हो। अगर तुम चाहो तो अभी नहीं सब रुक सकता है। तुम खुशी से मेरे बच्चों को लेकर मेरे पास आ जाओगी तो हम अच्छे से एक फैमिली बनकर रहेंगे। इस बार निहिर शांत तरीके से उसे जवाब दिया। उसके किस करने की वजह से रावी को गुस्सा आ गया था। रावी उस पर बिखरते हुए गुस्से से कहा, मैंने कहा ना, मैं आपके पास कभी नहीं आऊंगी और ना ही अपने बच्चों को आपके पास लेकर आऊंगी। उसकी टोन सुनकर निहिर को अब गुस्सा आने लगा। निहिर गुस्से से दांत पीसते हुए, रस्सी जली पर बड़ नहीं गिरा, कहाँ से लाती हो इतना एटीट्यूड खुद में, बताओ मुझे, कहते हुए उसकी कमर को अपने हाथों से कसने लगा। जहां से भी लाती हूँ उससे आपको क्या, आप मुझसे और मेरे बच्चों से दूर रहिए, यही आपके लिए अच्छा होगा, कहकर रावी अपने हाथों से अपने कमर से हटाने लगी। रावी की आंखें में निहिर के लिए गुस्सा साफ नजर आ रहा था, जिसे देखकर निहिर को गुस्सा आने लगा। वो गुस्से से चिल्लाते हुए, अब तो मैं अपने बच्चों को तुमसे अलग करके रहूंगा,
कल तुम खुद अपनी आंखों से अपने किसी एक बच्चे को अलग होता देखोगी। याद रखना मेरी बात। रावी एक नज़र उसे घूरकर उसे देखा और कार में से उतर गई। सुना निडरता को देखते हुए निहिर को इतना गुस्सा आ रहा था कि अगर वो और देर उसके पास रुक जाती तो निहिर अपने गुस्से में आकर उसके साथ कुछ गलत कर बैठता, इसलिए उसने इस बार उसे नहीं रोका। जारी है। रावी कार से बाहर निकलने के बाद निहिर की कार उसके ऑफिस के लिए तरफ निकल पड़ती है। निहिर कार में बैठा था, उसका चेहरा इस वक्त कठोर नजर आ रहा था। रावी का उसे बार बार ठुकरा देना ये बात उसको सहन नहीं हो रही थी, क्योंकि आज पहली बार उसने शांति से बात कही थी जिस पर रावी ने उसे रूडली बात की थी। ये सब सोचकर उसको गुस्सा आने लगा। उसकी हाथों की मुट्ठियां खुद में कसती जा रही थी। तभी उसका पॉकेट में रखा फोन बजा। निहिर अपने गुस्से को कंट्रोल करके अपने पॉकेट से कॉल रिसीव किया। निहिर अपने कठोर वॉइस में, बोलो। सामने से कार्तिक की आवाज़ आती है। बॉस, वो आपने जो कल रात को फ़ोन करके इंटीरियर डिज़ाइनर बुलाने को कहा था, वो सब आ चुके हैं। निहिर उसकी बात सुनकर, तुम उन सब से कहो अपने डिज़ाइनर्स दिखाने के लिए, और अगर कोई डिज़ाइन तुम्हें बच्चों के कमरे के लिए पसंद आए तो उसे सिलेक्ट कर देना। मैं थोड़ी देर में ऑफिस पहुंच रहा हूं, आकर डिज़ाइन को चेक कर लूँगा। कार्तिक, यस बॉस, कहकर फ़ोन रख दिया और आए हुए इंटीरियर डिज़ाइनर को उनके डिज़ाइनर्स दिखाने कहा। दूसरी तरफ रावी अपने घर पहुंच गई थी, पर पता नहीं उसके दिल में कल क्या होने वाला है। ये सब सोचकर आज ही घबराहट महसूस होने लगी। वो किसी भी कीमत पर अपने दोनों बच्चों को अपने आप से दूर होता हुआ नहीं देख सकती थी। यही सब सोचकर उसका चेहरा उतर गया था। वो अपने कमरे की तरफ जाने वाली थी, बीच में ही उसे रीना ने रोकते हुए, कहाँ गई थी आप दी, आप इतनी देर से? रीना ने रावी को घर आते समय देख लिया था और उसका उतरा हुआ चेहरा देखकर तो पूछने लगी, क्या बात है दी, आप परेशान नजर आ रही हो? मैं कब से लंच के लिए आपका इंतजार कर रही थी। आपको मैंने फ़ोन भी किए, पर आपका फ़ोन भी नहीं लग रहा था। मैं आज कोर्ट गई थी। मिस्टर अग्निहोत्री अपने दोनों बच्चों की कस्टडी चाहते हैं। इस सिलसिले में आज मैं कोर्ट इसकी पहली सुनवाई थी। सुनने के बाद रीना को गुस्सा आता है, पर साथ ही उसे बुरा महसूस हुआ। इतनी बड़ी बात उसकी उससे कैसे छुपा सकती है? क्या वो उसे अपनी बहन नहीं मानती? यही सब सोचकर वो नाराज़गी से, दी आपने इतनी बड़ी बात मुझसे कैसे छुपा सकती हो? अकेले ही कोर्ट जाकर आई हो, क्या आप मुझे अपना नहीं मानती दी? मानती होती तो इतनी बड़ी बात हमसे नहीं छुपाती। उसकी बातें सुनकर रावी को दिल ठिठक गया। वो मायूस होकर, इस बात के लिए मैं तुमसे माफ़ी मांगती हूँ। सॉरी रीना, मुझे माफ़ कर दो, पर मैं तुम्हें परेशान होता हुआ नहीं देखना चाहती थी, बस इसलिए तुम्हें बताया नहीं। प्लीज़ अपने दिल को माफ़ कर दो। कहते हुए रावी कान पकड़ लिया और उसकी आंखों में आंसू आ गए। रीना आगे आकर उसका हाथों को नीचे कर, दी प्लीज़, आप रोइए मत। आपकी आंखों में आंसू देखना मुझे अच्छे नहीं लगते, और आप माफ़ी मत मांगो। वो मैं आपसे नाराज़ हो गई थी, इसलिए मुंह से ऐसी बातें निकलती। प्लीज़ आप रो मत, कहकर रीना रावी के आंसू पोंछने लगी। रावी बहुत भावुक हो गई थी। वो झट से रीना को अपने गले लगा लेती है। रीना भी अपने बहन के दर्द को अच्छे से महसूस कर रही थी। इस वक्त उस पर क्या बीत रही होगी, पर वो चाहकर भी कुछ नहीं कर सकती थी। वो उसकी पीठ को सहलाते हुए उसे शांत करने की कोशिश कर रही थी। दी, आप सब अकेले इतना सब क्यों सह रही हैं? हम हैं ना आपके साथ, फिर आप अकेले वहाँ पर क्यों चली गईं? कहकर उसे अलग हुई। मैं तुम्हें परेशान नहीं करना चाहती थी, इसलिए अकेले चली गई। तुम फिक्र मत करो, तुम्हारी दी इतनी आसानी से हार नहीं मानेगी। मैं इतनी आसानी से उसे जीतने नहीं दूंगी, और ना ही अपने बच्चों उसके हवाले करूंगी। रीना, सही कहा आपने दी, हम इतनी जल्दी हार नहीं मानेंगे और ना ही अपने बच्चों को अपने आप से अलग होने देंगे। मुझे तो उस इंसान पर बहुत गुस्सा आ रहा है जो कुछ दिन पहले ही अपने बच्चों को मिला था, और अब इतने सालों बाद वो हमसे हमारे बच्चों को हमसे दूर करने की कोशिश कर रहा है। दुष्ट पापी कहीं का। मेरा मन कर रहा उस इंसान के घर जाकर उसका सिर फोड़कर आ जाऊं। दी, आपने सुबह सुबह भी आपने ठीक से ब्रेकफास्ट नहीं किया था, तो चलिए हम दोनों मिलकर खाना खा लेते हैं। रावी को खाने का मन तो नहीं था, पर उसे मालूम था अगर उसने खाने से मना कर देती तो रीना खाना नहीं खाएंगी। वो अपने साथ अपने बहन को भूखा नहीं रख सकती थी। तुम डाइनिंग टेबल पर मेरा इंतजार करो, मैं अपने कमरे में फ्रेश होकर आती हूँ। ठीक है, आप फ्रेश होकर आ जाइए, मैं डाइनिंग टेबल पर आपका इंतजार कर रही हूँ। रावी वहां से निकलकर अपने कमरे में फ्रेश होने के लिए चली गई। दूसरी तरफ धानी कॉरपोरेशन में मालवी अपने केबिन में बैठकर काम करते करते अपने दिमाग में कुछ सोच रही थी। तभी धानिश उसे कॉल करके अपने केबिन में आने के लिए बोल देता है। मालवी ने उसका शेड्यूल तैयार करके उसे भेज दिया था, फिर अब कौन सा काम आ गया जो उसे इस वक्त बुला रहा हूँ? मालवी सोचकर चिढ़ते हुए उसके केबिन की तरफ जाने लगी और उसके केबिन का डोर ओपन करके अंदर केबिन में आ गई। मालवी की नज़र जैसे धानिश पर गई, उसने अपनी नज़रें फेर लीं और यहाँ वहाँ देखते हुए, कहिए मिस्टर अग्निहोत्री, क्या काम है जो आपने मुझे फ़ोन करके बुलाया? यहाँ मेरे पास आओ।
धानिश उसे अपने हाथों से इशारा करके अपने पास बुलाया। उसका करीब जाने से सोचते हुए वो चिढ़ गई। मिस्टर अग्निहोत्री, आप भूल रहे हैं, ये हमारा घर पर नहीं, ऑफिस है। तो मैं यहाँ आपकी असिस्टेंट हूँ ना कि पत्नी। तो मैं अपने दायरे में रहिए। इस समय मैं आपकी असिस्टेंट के तौर पर जो काम है मैं वही करूंगी। उसके बिना मैं आपके फालतू ऑर्डर बिल्कुल नहीं मानूंगी, कहकर वो केबिन से बाहर जाने लगी। जब वो डोर ओपन कर रही थी, हैंडल से डोर ओपन कर रही था, शायद से डोर लॉक हो गया था, जिसे धानिश ने ही लॉक किया था। वही उसके पीछे से धानिश उसे घूर कर देख रहा था। मालवी को समझ आ गया कि ये काम धानिश का ही है। वो उसकी तरफ पलटकर, ओपन द डोर मिस्टर अग्निहोत्री, मुझे और भी काम है। तुम इस रूम से तब तक नहीं बाहर जा सकती जब तक तुम मेरे पास नहीं आओगी। ये सुनने के बाद मालवी ने अपनी मुट्ठी कस ली। उसकी ये हरकत धानिश ने भी देख ली। ये देखकर उसे गुस्सा आने लगा कि मालवी उसके पास आने से गुस्सा हो रही थी। मैंने कहा ना, यहाँ पर आओ, धानिश ऊंची आवाज में कहा। फिर भी मालवी वहां से टस से मस नहीं हुई। वो वैसे ही अपनी जगह ही खड़ी रहकर उसे घूरने लगी। मालवी उसकी तरफ न आता देख धानिश अपने चेयर से खड़ा होकर उसकी तरफ बढ़ने लगा। उसे अपने और आता देख मालवी को डर लग रहा था, पर वो अपने डर को काबू करते हुए उसकी आंखों में देखने लगी। धानिश उसके सामने खड़ा होकर, कल दोपहर से होटल से निकलकर कहाँ गई थी, किसके साथ गई थी और किसे पूछकर गाड़ी से उतरकर अकेली बाहर चली गई। मालवी ऐसा जवाब सुनकर हैरानी से उसे देखने लगी कि धानिश को कैसे पता चला गया। वो कार को बीच सड़क रास्ते पर रोककर उतर गई थी। धानिश उसकी आंखों में देखकर, तुम्हें ऐसे हैरान होकर मुझे देखने की जरूरत नहीं है। मैंने ड्राइवर को कॉल करके तुम्हारे बारे में पूछा तो उसने बताया कि तुम सड़क रास्ते में उतरकर कहीं चली गई थी। वो मैं कुछ जरूरी काम से याद आ गया था, इसलिए बीच सड़क रास्ते पर उतर जाना पड़ा। ऐसा कौन सा जरूरी काम आ गया जो तुम्हें बीच सड़क रास्ते में उतरना पड़ा? क्या तुम मुझे बता सकती हो? कहते हुए उसके नजदीक जाने लगा। मालवी उसके नजदीक आने से पीछे पीछे जाने लगी। मैं कुछ पल में अकेले बिताना चाहती थी, इसलिए बीच पर चली गई थी। मालवी झूठ न बोलकर सच बताने लगी। धानिश ने गुस्से में आकर उसके बालों को कसकर पकड़ अपने चेहरे के सामने किया। मेरी बेटी तुम्हारा घर पर बेसब्री से इंतजार कर रही थी और तुम यहाँ वहाँ मजे के साथ अकेली घूम रही थी। हाँ, तुम्हें पता है कल मेरी बेटी मुझे रात को 9 बजे फ़ोन करके तुम्हारे बारे में पूछते पूछते रोने लगी कि उसकी मम्मा कहाँ है और अब तक घर क्यों नहीं आई, और तुम अपना अकेलापन मिटाने के लिए यहाँ वहाँ घूम रही थी। तुम्हें ज़रा सा भी धानी का ख्याल नहीं आया? कहते हुए उसके हाथ मालवी के बालों में कसने लगे। आह धानिश, मेरे बाल छोड़ो, मुझे दर्द हो रहा है। कहते हुए उसकी आंखों में दर्द के आंसू आने लगे। तुम्हारा ये दर्द उस दर्द से कम है? मेरी बच्ची जिसकी आंखों में मैं एक कतरा सहन नहीं देख सकता था, वो कल फोन पर अपनी मम्मी के लिए रोए जा रही थी। तुम्हें इस बात का अंदाजा भी है? कहते हुए उस पर तेज चिल्लाने लगा। दरअसल कल सुबह से धानी मालवी का इंतजार कर रही थी और सुबह उसे ठीक ब्रेकफास्ट भी नहीं किया और स्कूल चली गई। जब वो घर आई तब रात के डिनर पर भी मालवी का इंतजार करने लगी। तब उसके दादाजी ने उसे खाना खाने की वजह से खाने टेबल पर डांट दिया, जिससे धानी मुंह फुलाकर बिना खाना खाए सोने लगी। उसे मालवी याद आने लगी तो उसे लगा उसकी मम्मी उसके डैडी के साथ होंगी, इसलिए उसने मालवी को न फोन करके धानिश को कॉल लगाया और वो रोते हुए मालवी के बारे में पूछने लगी। उसकी आवाज सुनकर धानिश को समझ आ गया कि उसकी प्रिंसेस रो रही है। धानिश को अपने बेटी की आंखों में एक कतरा बहाना मंजूर नहीं था। उसका रोना उसके दिल में खंजर खुपसा जैसा था। उसने धानी को प्यार से बात करके शांत करवाया। उसके शांत होने के बाद धानिश ने मालवी को कॉल किया तो उसका फोन नॉट रीचेबल लग रहा था। उसका फोन न लगते देख धानिश थोड़ा परेशान हो गया। उसने अपने ड्राइवर को कॉल करके पूछा कि अब तक वो मालवी को लेकर घर क्यों नहीं पहुंचा, पर ड्राइवर से बात करने के बाद धानिश को मालवी की इस हरकत से गुस्सा आने लगा। वो कैसी माँ है, क्या उसे अपनी बेटी की कोई चिंता नहीं? धानिश उसके बालों को छोड़ उसके चेहरे को पकड़, अगर अगली बार तुम्हारी वजह से मेरी बेटी आंखों में आंसू आए ना तो इसका अंजाम बहुत बुरा होगा तुम्हारे लिए, कहकर उसका मुंह झटके से छोड़ दिया। निकलो यहाँ से। अब धानिश गुस्से में तेज आवाज में कहा। मालवी आंखों में आंसू लेकर वहां से रोते हुए केबिन के बाहर चली गई। धानिश कल रात मालवी को ये सब पूछने वाला था, पर कल रात मालवी को अपने बेटी के करीब प्यार से सोते देख वो शांत हो गया था। उसने इस बात पर गुस्सा नहीं किया, पर सुबह होते ही मालवी ऑफिस के लिए जल्द निकल गई और धानी सुबह सुबह उसे ढूंढते हुए धानिश के कमरे आई थी। पर मालवी न मिलने पर धानी खूबसूरत चेहरा उतर गया था, जिसे देखकर धानिश का फिर शांत हुआ गुस्सा फिर भर गया। वो अपने बेटी के मूड को अच्छा करते उसे स्कूल छोड़कर अपने ऑफिस में आया। मालवी जैसे धानिश के केबिन में रोते हुए अपने केबिन में आती तो रोते हुए, क्यों, आखिर क्यों मेरी किस्मत है? मैंने तो कभी किसी का बुरा नहीं चाहा,
तो क्यों भगवान, मेरी किस्मत इतनी खराब क्यों है? मैं तो दानिश से दिल से प्यार करती हूँ, फिर भी उसे मेरे कभी आंसू नहीं दिखाई देते, मेरी तकलीफ दिखाई दे दी। मैं कितनी अकेली हो गई हूँ इस दुनिया में, उसे ये नहीं दिखाई देता है। आखिर क्यों मैं अपनी फैमिली को छोड़कर यहाँ? दी, कहाँ हो? आपकी मालू आपको बहुत मिस कर रही है। मालवी को उस दिन से लेकर आज तक पछतावा हो रहा था कि वो क्यों अपने परिवार को छोड़कर दानिश के पास आ गई। उसे लग रहा था कि उसे हल्दी वाले उस दिन अपनी बहन को सारी सच्चाई बता देनी चाहिए थी। अगर वो उसे उसी वक्त सारी सच्चाई बता देती तो शायद आज उसकी जिंदगी इतनी बर्बाद नहीं होती, ना ही वो इतनी अकेली होती इस दुनिया में। ऐसा नहीं था कि मालवी अपने घर जाना नहीं चाहती थी, पर अगर वो घर चली गई तो कौन से मुंह से अपने फैमिली सामना करेगी, जबकि वो उनकी इज्जत उछालकर अपने प्यार को चुनकर वो वहां से भाग निकल कर आई थी। और अगर उन्हें सच्चाई मालूम हो गया कि मालवी उस वक्त प्रेग्नेंट थी, इसी वजह से वो शादी के मंडप से भागी थी, ये सच्चाई सामने आ गई, तो उसके फैमिली मेंबर उसे माफ करने की बजाय उससे और भी ज्यादा नफरत करेंगे, जिसे शायद मालवी सह नहीं पाएगी। इसीलिए वो उनके सामने नहीं जाना चाहती। आर इंडस्ट्रीज। नेहिर जैसे अपने केबिन में पहुंचता है, वो फोन करके कार्तिक को अपने केबिन में आने को कहता है। कार्तिक जैसे वो आता है, नेहिर कार्तिक की तरफ देखकर, क्या तुमने डिजाइन सिलेक्ट कर ली? हाँ बॉस, वो मैंने 2-3 डिज़ाइन सिलेक्ट कर लिए हैं, आप एक बार चेक कीजिए कि ये डिज़ाइन बच्चों के कमरे के लिए अच्छा लगेगा कि नहीं, कहते हुए उसके सामने डिज़ाइन ड्राफ्ट पेपर रख देता है। नेहिर एक एक करके डिज़ाइन को चेक करके उनमें से एक डिज़ाइन ड्राफ्ट सिलेक्ट करके लेकर के कार्तिक से कहता है, अभी के अभी उस इंटीरियर डिज़ाइनर को लेकर आ जो मेरे घर पर लेकर जा, और उनसे कहो कि ये काम एक ही दिन में पूरा हो जाना चाहिए, क्योंकि मुझे कल तक मेरे बच्चों के लिए कमरा तैयार होकर रेडी देखना चाहिए और इसी डिज़ाइन के मुताबिक काम हो जाना चाहिए। नेहिर ने एक डिज़ाइन ड्राफ्ट उसकी तरफ दिखाते हुए कहा। कार्तिक उसका जवाब सुनकर, बॉस, एक दिन में ये काम करना थोड़ा मुश्किल जाएगा, इस काम के लिए कम से कम 1 हफ्ता तो लगेगा। उसका जवाब सुन नेहिर अपने कठोर आवाज में, आई डोंट वॉन्ट एक्सक्यूजेस कार्तिक, अगर तुम्हें लगता है कि ये काम एक दिन में नहीं होता तो डिज़ाइनर चेंज कर दो, किसी और डिज़ाइनर को बुला लेना जो एक दिन में मेरे बच्चों के लिए कमरा तैयार कर दे। मुझे किसी भी कीमत पर कल के कल तक मेरे बच्चों के लिए कमरा तैयार चाहिए, समझी आई मेरी बात? कार्तिक उसे देखकर सिर्फ हाँ में गर्दन हिला देता है, क्योंकि उसे पता था इस शैतान से बहस करना मतलब मौत को दावत देना जितना बराबर था। कार्तिक डिज़ाइनर ड्राफ्ट को लेकर उसके केबिन से निकल उसके जाने के बाद नेहिर भी अपने कामों में बिजी हो गया। अगली सुबह रावी कल अपने बच्चों की कस्टडी के बारे में सोचकर ठीक से सो नहीं पाई थी, जिसे वो जल्दी उठ गई थी। वो फ्रेश होकर अपने बच्चों के लिए ब्रेकफास्ट बनाने के लिए किचन में चली गई। किचन में बच्चों के लिए ब्रेकफास्ट बनाकर वो अपने बच्चों के कमरे में उन्हें उठाने के लिए चली गई। बच्चों के कमरे का दरवाज़ा ओपन करके वो अंदर आई तो देखा उसकी बेटी रोज़ की तरह अभी भी बेड पर सो रही थी और उसका बेटा उठकर बेड पर उठा था। ध्रुव अपने मॉमी को देखकर, गुड मॉर्निंग मॉमी। रावी होठों पर हल्की मुस्कान लिए उसके पास जाकर उसके माथे पर किस करते हुए, गुड मॉर्निंग बेटा, चलो पहले तुम्हें नहला देती हूँ, फिर ध्रुवी को उठा दूंगी, कहकर ध्रुव का हाथ पकड़कर बेड से उतरकर वॉशरूम की तरफ लेकर जाती है। ध्रुव को फ्रेश करने के बाद वो उसे तैयार कर देती है। ध्रुव मिरर के सामने अपनी टाई को ठीक करते हुए तैयार, मम्मी मैं नीचे ब्रेकफास्ट करने जा रहा हूँ, आप मेरी स्कूल बैग और ध्रुवी को तैयार करके नीचे लेकर आ जाइए, मैं आपका नीचे इंतजार कर रहा हूँ, कहकर वो कमरे से बाहर चला जाता है। रावी अपने बेटी के बेड तरफ आ जाता है और देखती है उसकी मासूम बेटी अपने टेडी बेयर ओनी को कस के गले लगाकर अभी तक सो रही थी। रावी हल्की मुस्कान से उसके माथे पर जैसे किस किया तो उसे एहसास हुआ कि उसकी बेटी का बदन हल्का गर्म लगा। रावी ने उसके माथे को हाथ लगाकर देखा तो उसे थोड़ा बुखार था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ध्रुवी को बुखार कैसे आ गया। फिर उसे याद आया कि होटल में उस दिन उसने आइसक्रीम खाई थी और ऊपर से ऋषभ ने भी उसे थोड़ी बहुत अपने हिस्से की आइसक्रीम खिला दी थी, जिससे उसको जुकाम हो गया था, पर रवि ने वक्त रहते पहले ही उसे जुकाम का दवाई दे दी थी। रावी ने उसके प्यारी गालों को छूते हुए उसे उठाया। ध्रुवी अपने मम्मी के हाथों का स्पर्श अच्छे से पहचानती थी। ध्रुवी अपने आंखें बंद आंखों से अपनी आलसी आवाज़ में, मम्मी आई एम नॉट फीलिंग वेल, मुझे अपने बेड से उठा नहीं जा रहा, प्लीज़ आप मुझे मेरे ओनी के साथ थोड़ी देर और सोने दीजिए। ध्रुवी बेबी आपको बुखार है, उठो बेबी, मम्मी आपको दवाई देगी, फिर आपका बुखार कम हो जाएगा। दवा खाने से पहले आपको ब्रेकफास्ट करना पड़ेगा ना, तो चलिए उठिए, मैं आपको ब्रेकफास्ट करने के लिए नीचे लेकर चलती हूँ। ध्रुवी उसका जवाब न देकर ऐसी ही सोती रही। रावी ने उसके हाथों से उसके टेडी बेयर को अलग किया और अपने गोद में उठाकर बाथरूम में ले गई और मखमल के कपड़े को गर्म पानी में डालकर उसके मुंह साफ करने लगी, जिससे ध्रुवी की नींद खुल गई। रावी ने उसे अपने हाथों से ब्रश कराकर ब्रेकफास्ट करने के लिए नीचे ले गई। नीचे रीना और ध्रुव बैठकर नाश्ता कर रहे थे। रावी ने उसे गोद में ही दूध पिलाया। रीना ने ध्रुवी के चेहरे को देखकर, दी ध्रुवी की तबीयत ठीक नहीं है क्या? उसका चेहरा डल दिख रहा है। हाँ, इसे आज थोड़ा बुखार आया है, इसलिए आज इसे मैं स्कूल नहीं भेज रही हूँ, सिर्फ ध्रुव स्कूल जाएगा।
ये उस दिन होटल में आइसक्रीम खाने का ही नतीजा है। मैंने ऋषभ से कहा था ध्रुवी को आइसक्रीम न दे, फिर भी उसने चुपके से उसे थोड़ी सी आइसक्रीम इसे खिला दी। ध्रुव अपने बहन की तबीयत के बारे में सोचकर रावी को देखकर, मम्मी आज आप घर पर ही रुककर ध्रुवी का ख्याल रख लीजिए और उसे आज आराम करने दीजिए, इससे वो जल्दी ठीक हो जाएगी। मैं ड्राइवर अंकल को कहकर अपने स्कूल चला जाऊंगा, आप मुझे छोड़ने मत आइए। नहीं ध्रुव, तुम ड्राइवर अंकल के साथ अकेले नहीं जाओगे, मैं तुम्हें छोड़ने के लिए स्कूल आ रही हूँ। तुम ध्रुवी की चिंता मत करो, तुम्हारी मासी घर पर है, तब तक वो घर पर ध्रुवी का ख्याल रख लेगी। ध्रुवी, मम्मी आप मत जाओ ना मुझे छोड़ के, मुझे आपके पास रहना है। ध्रुवी बेबी, मम्मी आपको छोड़कर कहीं नहीं जा रही है बच्चा, मम्मी बस आपके भाई को स्कूल छोड़कर वापस आपके पास आ जाएगी, रीना ने उसे प्यार से कहा। हाँ बेबी, मैं जल्दी से आपके भाई को स्कूल छोड़कर अपने बेबी के पास वापस आ जाऊंगी, तब तक आप मासी के साथ रहेंगे। मैं यूं गई और यूं आई। जारी है। आपका नाम क्या है? रावी ध्रुवी को ब्रेकफास्ट खिलाकर उसे बुखार की दवाई देती है और उसे कमरे में जाकर बेड पर सुलाकर रीना को उसका ख्याल रखिए को कह देती है। कार की चाबी लेकर अपने घर से निकल ध्रुव को स्कूल छोड़ने के लिए कार लेकर निकल पड़ती है। रावी ड्राइविंग सीट पर बैठकर सामने देखकर ध्यानपूर्वक कार ड्राइव कर रही थी, वहीं ध्रुव विंडो से बाहर देख रहा था। रोड पर रेड सिग्नल लगने से रावी सिग्नल देखकर गाड़ी रोक सिग्नल पर रुका देती है। वहीं ध्रुव विंडो में बाहर और देखता है, जहां उसके कार ठीक बगल में एक बाइक रुकी हुई थी। उसी बाइक पर एक उसके उम्र का बच्चा था जो स्कूल के यूनिफॉर्म में अपने पापा के साथ उन्हें पीछे हग करके बैठा था और पीछे से सिर निकालकर अपने पापा से बोल रहा था, पापा कल मॉल में मैंने जो रिमोट कंट्रोल कार के साथ वो वाइट एंड ग्रीन कलर रोबोट देखा था, तो वो दोनों खिलौने मुझे चाहिए। तभी उसके उस लड़के के पापा अपने बेटे की बात सुनकर जवाब देते हुए, आपको जो चाहिए मिल जाएगा बेटा, पर बदले में तुम्हें अपने स्कूल में सबसे अच्छे नंबर आने होंगे। ये सुनकर बच्चों खुश होकर, ओके पापा, मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ मैं अपने स्कूल में सबसे अच्छे नंबर लेकर आऊँगा। तभी उसके पापा जवाब में, तो मैं भी तुमसे वादा करता हूँ आपने जो खिलौने उस मॉल में देखा था वही खिलौना आपको मिलेगा। ये सुनकर वो छोटा बच्चा खुश होते हुए अपने पापा को पीछे कसकर हग करते हुए आई लव यू पापा कहते हुए उसकी नज़र बाजू के कार में बैठे ध्रुव पर जाती है, जो उनकी बातें सुनकर एकटक उसे बुरी तरह घूर रहा था। ध्रुव उन्हें ऐसे घूर के देख रहा था मानो उन दोनों बाप बेटा प्यारा देखकर उसे अंदर अंदर जलन नफरत एक साथ महसूस हो रही हो। उस लड़के ने हल्की मुस्कान से ध्रुव को देखा, वहीं ध्रुव ने उसे अपनी हीरी आंखों से घूर के कोल्ड एक्सप्रेशन दिखाता है और अपना चेहरा दूसरी तरफ मोड़ देता है। उसके इतने भयानक कोल्ड एक्सप्रेशन देखकर उस लड़के डर के मारे मुस्कान उसके होठों से एक पल जैसे गायब हो गई और उसी वक्त सिग्नल भी छूट गया। सिग्नल छूटते ही रावी ने कार को राइट डायरेक्शन में घुमाया और ड्राइव करने लगी। ड्राइव करते समय उसकी नज़र अपने बेटे पर गई तो उसके होठों के कोनों पर मुस्कान आई, पर वहीं ध्रुव के चेहरे के भाव कठोर थे। उसके चेहरे पर गुस्सा नजर आ रहा था, जिसे देखकर रावी को अजीब लगा। उसे समझ नहीं आ रहा था, अभी तो घर से निकलते समय उसका चेहरा ठीक था, अभी अचानक क्या हुआ जो उसके बेटे के चेहरे पर गुस्से के भाव नजर आ गए। वो ड्राइवर करते हुए ध्रुव से पूछने लगी, क्या हुआ ध्रुव बेटा, तुम गुस्से में लग रहे हो, कुछ हुआ है क्या? कुछ नहीं मॉमी, ध्रुव ने बिना उसके तरफ देखकर जवाब दिया। देन वाई योर फेस इज लुकिंग सो मच एंग्री बेटा? इट्स नथिंग लाइक दैट। उसने फिर से रावी की तरफ ना देखकर सामने देखकर जवाब दिया। उसको अपने तरफ ना देखकर रावी उसे कहने लगी, देन लुक एट मी एंड ध्रुव। अपनी मॉमी की आवाज़ सुनकर ध्रुव ने अपनी मॉमी की तरफ सिर घुमाया। मॉमी आई एम फाइन कहकर उसने अपने होठों पर हल्की मुस्कान लिया ताकि उसके मॉमी को उसके लिए परेशान ना हो, पर उसकी मुस्कान देखकर रावी भी समझ गई उसका बेटा उसके सामने जबरदस्ती मुस्करा रहा है। रावी ध्रुव के चेहरे के भाव देखकर कंफ्यूज हो जाती है। ध्रुव कभी कभी बहुत अजीब बिहेवियर करता था, जिसे रावी को उसकी हरकतों भाप लेने मुश्किल जाया करता था। ध्रुव बिल्कुल भी रावी की तरह नहीं था। भले वो एक ब्रिलियंट स्टूडेंट था जिसके उसके स्कूल के सारे टीचर्स पसंद करती थी, उसकी तारीफ किया करते थे, पर अगर बिहेवियर में बात की जाए तो आम बच्चों से वो बहुत अलग था। जैसे कि बच्चों को दोस्त बनाना अच्छा लगता है, वहीं ध्रुव को सबसे दूर अकेला रहना अच्छा लगता है। खुल के हंसना तो उसे आता नहीं था। जहां उसकी बहन खिलखिला हंसा करती थी, वहां ध्रुव के चेहरे के भाव हमेशा कठोर हुआ करते थे। आज तक उसके चेहरे को देखकर ये बात नहीं भा पाए हैं कि आखिर उसके दिमाग दिल में चल क्या रहा होगा। रावी भी कभी कभी अपने बेटे का चेहरा पढ़ पाने असफल रहा करती थी।
रावी ऐसे अपने बेटे के बारे में सोचते हुए कार ड्राइव करके स्कूल में पहुंच गई। रावी कार को स्कूल के सामने दूर रोकने अपनी सीट बेल्ट खोलकर बेड सीट से उसकी बेटे की बैग लेकर कार से बाहर उतर जाती है। ध्रुव भी अपनी सीट बेल्ट निकालकर अपनी मॉमी हाथों में अपनी स्कूल की बैग लेकर रावी को बाय कहकर वहां से अपने स्कूल के अंदर चला जाता है। रावी जाते हुए ध्रुव को देख रही थी। वो तब तक उसे देखती रही जब तक वो उसकी आंखों से पूरी तरह से ओझल ना हो गया। रावी अपने बेटे के बारे में सोचते हुए वापस अपने कार तरफ जाने लगी। वो अपनी कार में बैठकर जाने वाली थी कि तभी फ्रंट मिरर से पीछे पड़ी ध्रुव की वाटर बॉटल पीछे रह गई थी। रावी उस वाटर बॉटल को देखकर ध्रुव के स्कूल के अंदर गई तो सिक्योरिटी गार्ड्स ने उसे बीच में ही रोक दिया। मैडम, आप कहाँ जा रही हैं? विदाउट आईडी आप अंदर नहीं जा सकती। वो मेरी बच्चे की वाटर बॉटल रह गई है, वहीं देनी जा रही। ठीक है, आप अपनी आईडी कार्ड दिखाइए। रावी ने उस सिक्योरिटी गार्ड को अपना पेरेंट्स आईडी कार्ड दिखाई और अंदर चली गई। ध्रुव का स्कूल सच में बहुत बड़ा था। रावी वहां के एक बच्चे से ध्रुव के क्लासरूम के बारे में पूछकर जैसे तैसे करके ध्रुव के क्लासरूम में पहुंच गई और उसे वाटर बॉटल देकर उसके क्लासरूम से निकल गई। रावी पूरे स्कूल को यहाँ वहाँ ध्यान न देते चल रही थी, तभी उसके पैरों के बीच में किसी से टकरा गई। रावी ने नजरें नीचे देखा तो लगभग ध्रुवी के उम्र की बच्ची गोलू मोलू सी स्कूल यूनिफॉर्म पहनकर एक बच्ची खड़ी थी। उस बच्ची को देखकर रावी, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी बेटा, मैंने आपको आते हुए देखा नहीं। आपको कहीं लगी तो नहीं है? एक्चुअली मेरा ध्यान नहीं था, मैं स्कूल देखती हुई चल रही थी। कोई बात नहीं आंटी, आप जानबूझकर थोड़ी ना मुझसे टकरा गई। वैसे भी मेरा भी ध्यान नहीं था जिससे मैं आपसे टकरा गई। उसके लिए तो मुझे आपसे माफ़ी मांगनी चाहिए। आई एम सॉरी। रावी उसे इनोसेंट देखकर इम्प्रेस हो गई, जबकि गलती रावी की थी। फिर भी वो छोटी बच्ची उससे माफ़ी मांग रही थी। ये देखकर उसे अजीब लगा पर बहुत अच्छा लगा। रावी को वो बच्चे किसी भालू के बच्चे की तरह लग रही थी। उसके गोल मटोरे गाल देखकर उसका मन हुआ अपने हाथों से उसकी गोल मटोल गालों को खींचे, पर उसने अपने जज्बात को कंट्रोल करते हुए, वैसे बेटा आपका नाम क्या है? मेरा नाम धानी है। ब्यूटिफुल नेम लाइक यू, रावी ने मुस्कुराते हुए कहा। थैंक यू आंटी। तभी बेल बजाने की आवाज़ आई। उस आवाज़ को सुनकर, ओके आंटी बाय, नहीं तो मुझे क्लासरूम में जाने के लिए देर हो जाएंगी, बोलकर वहां से भाग गई। रावी उस जाती हुई बच्ची को देखकर मन में, इस बच्ची को देखकर इतना अजीब क्या लग रहा है, जैसे मैं किसी अपने से मिल रही हूँ। कुछ देर में रावी ने अपने सिर झटका वहां से चली गई। जारी है। स्कूल से निकलकर रावी अपने कार की तरफ आती है और कार स्टार्ट करते हुए अपने घर के लिए निकल पड़ती है। रावी के सामने अभी मिली धानी का चेहरा और उससे की गई बातें बार बार उसके दिमाग में घूम रही थी, जिसे सोचकर उसके चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान खिल उठी। ऐसे ही अपने चेहरा पर खुशी लिए वो घर पहुंच जाती है। रावी घर के अंदर आने बाद पहले अपनी बेटी ध्रुवी को देखने के लिए उसके कमरे की ओर चली जाती है। वो कमरे के अंदर आकर देखती है कि उसकी बेटी अपने प्यारी टेडी बियर ओनी को पकड़कर सो रही थी। रावी उसका बुखार चेक करने के लिए उसके पास गई और उसके माथे को छूकर देखा तो ध्रुवी का बुखार गायब हो गया था। रावी बड़े प्यार से अपने बेटे के माथे पर किस करते हुए, मेरी प्यारी बेटी। तभी कमरे में रीना आती है। रावी रीना को देखकर, मेरी जाने के बाद इसने तुम्हें परेशान तो नहीं किया ना? नहीं दी, वो आपके जाने के बाद थोड़ी देर बाद दवाई के असर के कारण सो गई थी। आप जाकर फ्रेश हो जाइए, मैं तब तक ध्रुवी के पास बैठ जाती हूँ। ठीक है, मैं अपने कमरे में अभी फ्रेश होकर आती हूँ, तुम यहीं बैठना, मैं अभी आई। कहते वो कमरे से बाहर निकलकर फ्रेश होने के लिए अपने कमरे की तरफ जाने लगी। धानिश कॉरपोरेशन में मालवी अपने केबिन में बैठकर काम कर रही थी। तभी उसके फ़ोन पर किसी का फ़ोन आता है। मालवी फ़ोन उठाकर अपने कानों पर गमाते हुए, मिसेस अग्निहोत्री, आपने जो डॉक्यूमेंट्स बनाने को कहा था वो बनकर रेडी हो गए हैं, तो क्या मैं वो डॉक्यूमेंट्स आपको कुरियर करके आपके ऑफिस के एड्रेस पर भेज देता हूँ? नहीं नहीं, आपको वो डॉक्यूमेंट्स कुरियर करने की ज़रूरत नहीं है। मैं वो डॉक्यूमेंट्स लेने के लिए खुद वहाँ पर आ जाऊँगी। आप कुरियर मत कीजिए उन डॉक्यूमेंट्स को। अगर वो डॉक्यूमेंट्स किसी के हाथ लग गए तो बहुत बड़ी मुसीबत हो जाएगी। ठीक है मिसेस अग्निहोत्री, जैसा आप कहें। पर वो डॉक्यूमेंट्स लेने के लिए आप कब आ रहे हो? सवाल सुनकर मालवी की सोच में पड़ जाती है और आगे कहती है, मैं आपको थोड़ी देर बाद फ़ोन करके बताती हूँ, तब तक मैं वहाँ पर डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट करने के लिए आ सकती हूँ? ओके मिसेस अग्निहोत्री, कहकर फ़ोन काट देता है। फ़ोन रख देने के बाद मालवी फ़ोन को टेबल पर रखकर, अपने सिर पर हाथ रख, मुझे कुछ भी करके थोड़ी देर के लिए मुझे ऑफिस से बाहर जाना ही होगा, पर कैसे जाऊँ? क्या बहाना करूं और धानिश को क्या कहूंगी मैं कहाँ जा रही हूँ? मालवी यही सब सोच रही थी। उसकी कैबिन में एक चपरासी केबिन का दरवाज़ा नॉक करके अंदर आया। मैडम, आपको सर अर्जेंटली उनके केबिन में बुलाया है। ठीक है, तुम जाओ, मैं आती हूँ, मालवी ने उस चपरासी को देखकर कहा।
उसके कहने पर जी मैडम कहते हुए चपरासी वहां से निकल गया। मालवी भी धानिश की केबिन के अंदर चली गई। धानिश किसी से फोन पर बात कर रहा था। मालवी वहीं खड़े होकर उसकी फोन पर बात खत्म होने का इंतजार करने लगी। धानिश ने जैसे अपनी बात खत्म करती वो मालवी को अपने सामने देखकर, मालवी, मुझे एक मीटिंग के सिलसिले में बाहर जाना है और वो मीटिंग 3:30 बजे की है, तो मुझे अभी यहाँ से निकलना होगा। तो तुम्हें आज अकेले मिस्टर वेद कपूर से मीटिंग करने के लिए रॉयल ब्लू होटल में जाना होगा और इस मीटिंग को तुम्हें ही हैंडल करना पड़ेगा। धानिश टेबल पर रखी हुई फाइल अपने हाथों में उठाकर मालवी की तरफ बढ़ाते हुए, ये रही, ये क्लाइंट की फाइल है, इसमें सारे डॉक्यूमेंट्स प्रॉपर हैं या नहीं एक बार चेक कर लो। और मैंने तुम्हें जो कल पेन ड्राइव दिया था उसमें मैंने ऑलरेडी प्रेजेंटेशन बनाकर सेव करके रखा है। एक बार उसे चेक कर लो कि कुछ रह नहीं गया हो। अगर कुछ प्रॉब्लम हुई तो मुझे कॉल कर देना, मैं तुम्हें फ़ोन पर सारी बातें क्लियर करके बता दूंगा, कहकर अपने फ़ोन में बिजी हो जाता है। मालवी को 1 मिनट के लिए टेंशन होने लगती है कि वो अकेले उस मीटिंग को कैसे हैंडल कर लेंगी। वैसे मालवी को उस मीटिंग करने का एक्सपीरियंस था, पर आज तक उसने कोई भी मीटिंग धानिश की गैर हाजिरी में अकेले कोई मीटिंग हैंडल करने के लिए कहीं पर भी गई नहीं थी। पर कुछ और सोचने के बाद मालवी के दिमाग में एक बात क्लिक हो गई कि उसे एक मौका मिल गया है। मालवी के लिए ये एक सुनहरा मौका था जिससे वो उसका दूसरा भी काम पूरा कर सकती थी, बिगैर धानिश को कोई शक हुए। इस मौके को इतनी आसानी से गंवाना नहीं चाहती थी। धानिश अपने ड्राइवर को कॉल करके कार रेडी करने के लिए बोल देता है और मालवी की तरफ देखकर, अच्छा रहेगा मैं रास्ते में तुम्हें छोड़कर अपनी दूसरी मीटिंग अटेंड करने के लिए वहीं से चला जाऊं। मालवी धानिश की आवाज़ सुन अपने ख्यालों से बाहर आकर उसे देखकर बोली, नहीं, मैं खुद चली जाऊंगी, वरना मुझे छोड़ने के चक्कर में तुम्हें मीटिंग में पहुंचने के लिए देर हो जाएगी। तुम ड्राइवर के साथ चले जाओ, मैं कोई टैक्सी लेकर उस होटल में पहुंच जाऊंगी। तुम याद से मुझे उस होटल का एड्रेस भेज देना। तुम्हें टैक्सी लेने की ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हारे लिए दूसरी कार मंगवा देता हूँ। हाँ, पर उस कार को आने में थोड़ा समय लगेगा, तब तक तुम अपना प्रेजेंटेशन समझ लेना और फाइल रीचेक कर लेना। कार आने के लिए बहुत वक्त हो जाएगा और मेरे ख्याल से मुझे आधे घंटे बाद यहाँ से निकलना होगा। अभी 2:30 बज रहे हैं और मीटिंग 4 बजे की है और ऊपर से रोड पर ट्रैफिक रहता है, तो मुझे अभी आधे घंटे बाद यहाँ से निकलना होगा। तो बेहतर होगा मैं यहीं से कोई टैक्सी लेकर वहाँ पर पहुँच जाऊँ। आर यू श्योर? तुम अकेले चली जाओगी या फिर मैं तुम्हारे अपने फाइनेंस डिपार्टमेंट के मिस्टर कश्यप को भेज दूँ? नहीं, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मैं अकेले सब कुछ हैंडल कर लूँगी। पता नहीं उसका जवाब सुनकर धानिश को उसे अकेले भेजने का मन नहीं कर रहा था, इसलिए उसने मालवी के सामने मैनेजर को फ़ोन करके मालवी के साथ उस होटल में मीटिंग करने के लिए कह दिया। मालवी को उसकी बातों से गुस्सा आने लगा। धानिश फ़ोन रखने के बाद वो उससे बोली, क्या तुम्हें मेरी काबिलियत पर शक हो रहा है? हाँ, कि मैं इस मीटिंग को प्रॉपर तरीके से हैंडल नहीं कर सकती, इसलिए तुम किसी और को मेरे साथ भेज रहे हो ताकि उस मैनेजर को भी पता चले कि मैं किसी काबिल नहीं और कुछ कर नहीं सकती। उसके सामने मुझे नीचा दिखाने के लिए उसे मेरे साथ भेज रहे हो ना? धानिश को उसका जवाब गुस्सा दिलाने लगा। उसने थोड़ी सख्त आवाज़ में, ऊंची आवाज़ में, ऐसा कुछ नहीं है मालवी, मुझे बस तुम्हारी फिक्र है, इस वजह से मैं तुम्हें किसी के साथ भेजना चाहता हूँ। न चाहते हुए भी उसके दिल की बात जबान पर आ गई। मालवी कड़वी मुस्कान के साथ बिना डरे उसकी तरफ देख कर बोली, तुम्हें मेरी फिक्र कब से होने लगी? हाँ, बताओ मुझे। तुम्हें याद नहीं तो मैं तुम्हें याद दिलाने के लिए बता दूं, तुम मुझसे प्यार नहीं नफरत करते हो, तो ये दिखावा मुझे दिखाने की ज़रूरत नहीं है तुम मेरी कितनी फिक्र है। धानिश को उसका जवाब अच्छा नहीं लगा, पर वो इस वक्त उसके सवालों का कोई जवाब नहीं देना चाहता था, इसलिए वो बिना कुछ कहे चुपचाप उसकी बातों को इग्नोर करके केबिन से बाहर निकल गया। उसके जाते ही मालवी भी उस क्लाइंट की फाइल लेकर धानिश के केबिन से निकलकर अपने केबिन की तरफ चली गई।